गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू। कैसे हो आप सब? अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग बेटा। मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है ना? ऑडिबल हूं ना? यस सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सत श्री अकाल बेटा। गुड इवनिंग। सर वो सर टेस्ट में सर्कुलर मोशन का भी सवाल आया हुआ था। टेस्ट में सर्कुलर पूरी फिजिक्स थी, बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर के वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर के भी सवाल थे और तो सर्कुलर का भी सवाल था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिलेबस में कंफ्यूजन किस तुम लोगों में पूरी फिजिक्स थी? एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। सर्कुलर के भी सवाल थे। एक सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड देना, मैं चेक करता हूं। वेरी गुड इवनिंग। जय श्री राम, श्री राम। 1 मिनट देना बच्चा, जरा मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं। ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगा कि ऐसा कैसे हो गया। मुझे लगता है कुछ क्वेश्चंस उसमें शायद सर्कुलर मोशन के अगर गए हैं तो आई थिंक कुछ क्वेश्चन ऐड हो गए उसमें लास्ट में जाके, बट मैंने तो डिसाइड किया था इसमें नहीं जाना था। चलो कोई बात नहीं, देखते एक बार, मैं चेक करूंगा कि कैसा हुआ है ना। सर आपने तो 2 ही चैप्टर बताया था। हाँ ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना घबराओ मत। 4 क्वेश्चन थे। बेसिक मैथमेटिक्स थे, पढ़ा हुआ था बेसिक मैथमेटिक्स पहले, भूल गए, रिवाइज नहीं किया था। चलो कोई बात नहीं, इस बार ये मान के चलो सरप्राइज टेस्ट हो गया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, इस बार के मार्क्स को मैं इतना सीरियस नहीं लूंगा, ये मान के चलो सरप्राइज टेस्ट हो गया इस बार, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना इतना घबराते नहीं है। कभी कभी लाइफ में सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, मतलब वही कह रहा हूँ, लाइफ में कभी कभी सरप्राइजेस के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एटलीस्ट आपको इतना रियलाइज हुआ होगा वो क्वेश्चन देख के कि कितने क्वेश्चंस मुझे याद रहे हैं, है ना। एटलीस्ट इतना याद रहा होगा। बट हाँ, सर्कुलर मोशन के नहीं जाने चाहिए थे, मुझे ये देखना था कि सर्कुलर मोशन नहीं जाना चाहिए था उसमें, है ना। सर्कुलर मोशन क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट लेक्चर से सर्कुलर मोशन स्टार्ट करूंगा। बट मैं एक बार चेक कर लूंगा कि ऐसा क्यों हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली एक टेस्ट और भी बनाया था मैंने, कहीं गलती से बोला टेस्ट आपको तो नहीं मिल गया, बट वो भी इतना मुश्किल नहीं था। हाँ बट उसमें सिलेबस में मैंने उनको खुद ही बोला था कि कुछ क्वेश्चन पिछले लेक्चर के ऐड करने हैं, बट वो ड्रॉपर बैच के लिए मैंने सोचा था। बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है ना। इतना परेशान नहीं होते हैं बच्चे, बस ये देखो कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया। अगर टेस्ट मुश्किल भी है तो मैं एग्रीगेट मार्क्स देखूंगा कि ऑन एन एग्रीगेट आप लोगों के मार्क्स कितने आए। एक ये भी तो मैं मान लूंगा ना कि चलो इस बार टेस्ट मैंने मुश्किल बना दिया, ठीक है ना। आप इसको ऐसे लेके चल लो, बट उसमें भी आपको अपना 100% देना है। तो ऐसे टेस्ट के लिए भी तैयार रहना है जहां आपको लगे टेस्ट तो सर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है या फिर ऐसा है कि नहीं प्रिपेयर्ड है, उसमें भी आपको अपना 100% देना है। तो एवरी टाइम यू गिव योर 100%, दैट्स ओनली थिंग मैटर हेयर। अभी ये मैटर करता है कि आपने अपना 100% दिया नहीं दिया। चलो जिसको भी मुश्किल लगा बस मुझे ये बताओ रिप्लाई में, मुझे तो थोड़ा सा खुश करो, क्या आपने 100% अटेम्प्ट किया या नहीं किया। जितना आपको आता था 100% दे के आए या फिर छोड़ दिया, अरे ये तो हमें आता ही नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है छोड़ दिया कि सर ये तो आता नहीं है, किया है ना, किया है ना। रिवीजन करना था, है ना। तो ये ऐसा लगा कोई क्वेश्चन की पहले पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, हम भूल गए क्योंकि सर ने सिलेबस, मैंने सिलेबस जो बताया था आप उसके हिसाब से प्रिपेयर करके गए, ठीक है। कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है ना। हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे थे। बन रहा था, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आई चेक, एक बार चेक कर लूंगा कि वो अगर हो भी गया तो अब जो हो गया सो हो गया, उस पर इतना नहीं चर्चा करते। समझदार व्यक्ति आगे बढ़ता है लाइफ में, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। उसमें भी एक भलाई ढूंढता है कि चल मुझे पता चल गया कि यार पिछले चैप्टर से अगर कोई रैंडम क्वेश्चन आता है मुझे कितना याद है,
और कितना रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। और एक आधा क्वेश्चन तो हिल गया होगा, ऐसी बात भी नहीं है कि पिछला बिल्कुल भूल गए होंगे, कुछ कुछ तो करे होंगे आपने। करे थे, करे थे, सिली मिस्टेक्स हो गया था, ठीक है। टेस्ट का नाम ही टेस्ट रखा गया बेटा, वो होता ही इसके लिए, हमारी स्किल्स को चेक करने के लिए। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल कि ये चीज ना जाए, है ना। मैं एक बार क्रॉस चेक करके भेजूंगा, ठीक है। हाँ नहीं 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 नहीं, कंप्लीटली इट्स अप टू मी कि मुझे देखना चाहिए था, एक बार वो ना चला जाए पीछे। बट ठीक है, इट्स ओके, ह्यूमन एरर है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना। वो इसलिए भी तो हुआ ना, रिवाइज कई बार नहीं कर पाते हैं, है ना। तो वो आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया था, आपको पता नहीं था कि वो पिछला वाला आ जाएगा, तो मैं उसमें आप लोगों को कुछ कह ही नहीं रहा, ठीक है ना। इट्स ओके, ठीक है। आई एम एक्सेप्टिंग कि हाँ, यहाँ से पीछे से अपलोड करते टाइम शायद कुछ गड़बड़ हो गई है, या फिर सारा सिलेबस आ गया, क्योंकि सेम ही फिजिक्स का टेस्ट है तो हो जाता है, ह्यूमन एरर है। बट आई विल ट्राई कि ये जाए ना नेक्स्ट टाइम, बट स्टिल एटलीस्ट मुझे हर चीज में एक पॉजिटिव चीज निकालनी है। तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूंगा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ नया अटेम्प्ट करने को मिला, आपको भी आइडिया लग गया होगा कि कितना मेरा कौन सा टॉपिक प्रिपेयर्ड है, ठीक है ना। कुछ कुछ झटका लगा होगा पेपर देख के, बट बाद में संभल गए होगे कि यार यही टाइम है और इस टाइम में मुझे ये करना है। तो एक स्ट्रेटेजी बनानी भी सीख जाओगे इससे आप लोग, कि एकदम से अचानक से कुछ ऐसा आ जाए जो आपको झटका दे दे, तो उसके लिए आप तैयार हो, है ना। आपको भी तो शॉक एब्जॉर्बर बनना है, ठीक है ना, एब्जॉर्ब करना भी तो आना चाहिए ना चीजों को, ठीक है। मैं अभी इस पर चर्चा करूंगा, खुल के चर्चा करूंगा, जैसे टेस्ट बनाऊंगा ना उससे पहले, एक बार फाइनल करने से पहले एक चर्चा करूंगा, इस पर अच्छे से डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। आज पहले मैं टॉपिक पढ़ा देता हूं, क्योंकि ये टॉपिक आज के दिन में ही मुझे कंप्लीट कराना है। आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, हम पढ़ेंगे पावर, है ना। और पावर में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस करूंगा। आज मैं काफी क्वेश्चंस लेके आया हूं, तो आप लोगों को मजा आएगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आज के लेक्चर में मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस भी इसमें डाल दिए हैं, कि जो मॉड्यूल्स के मुझे अच्छे क्वेश्चंस लगे, मतलब आज के लेक्चर के बाद आपको मॉड्यूल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर के बाद आप चाहो तो कुछ क्वेश्चन उसमें से देख सकते हो। मैंने मॉड्यूल के भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस डाल दिए आज की स्लाइड में, और जितनी वैरायटी आ सकती है पावर में, जिस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो सारे इसमें डाल दिए हैं। मतलब अगर आपके नीट में एग्जाम आएगा तो मैं गारंटी ले सकता हूं, इस स्लाइड से, आज की स्लाइड से अगर पावर से क्वेश्चन आया, इसमें से ही आएगा आज वाले पेपर, जो भी आज मैंने यहाँ सेलेक्ट किए, बहुत सिलेक्टेड और बहुत ही सही क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा। सर जो एग्जाम भी होगा सर, उसका करेक्शन का कैसा होगा वो पूछ रहे थे। मतलब जैसे ओएमआर तो ठीक है, स्कैन होके चला जाता है, हाँ जी, तो वहाँ तो यहाँ पे जो बोर्ड पसंद होगा वो पे कैसे करेक्शन होगा बेटा। उसके लिए देखना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव के लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है। आई थिंक कुछ टीचर्स हैं जो यहाँ, मतलब मैं तो नहीं चेक करूंगा, बट कुछ टीचर्स इन्होंने बिठाए होंगे बोर्ड पैटर्न के हिसाब से। मुझे पता करना पड़ेगा कि कैसे चेकिंग होगी, इसलिए आपने पूछा तो मैंने आपको कोई, आपकी आवाज थोड़ी सी वो हर जगह ब्रेक हो रही है क्या मेरी वॉइस? नहीं, अभी ठीक आ रही है। ओके हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे भी एक बार डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि कोई सब्जेक्टिव टेस्ट मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ यहाँ से। तो एक बार इस पे बैठ के मैं भी उनसे डिस्कस करूंगा कि जो एग्जैक्ट तरीका है वो किस तरीके से इसको चेकिंग करेंगे, क्योंकि अभी मेरे से मीटिंग होगी इसके रिगार्डिंग। अभी तो जस्ट उन्होंने डिक्लेयर किया सब्जेक्टिव होगा, तो मैं बिना एक बार डिस्कशन करे आपसे डिस्कशन नहीं करूंगा इससे रिगार्डिंग, है ना। पहले मैं भी एक बार फाइनलाइज करा लूँ उनके साथ बैठ के कि कैसे लेना है इसको, कंडक्ट कैसे कराना है, एंड देन वी विल फाइनलाइज। ओके बच्चों, ठीक है, ओके चले स्टार्ट करें, घबराओ मत, ठीक है ना। मैं मानता हूँ यार, टेस्ट मैं सोच रहा था इस बार उल्टा, मैंने आपके लिए जो टेस्ट पेपर बनाया था वो बहुत इजी था, बट आपकी किस्मत ही ऐसी, आपको टफ टेस्ट मिलते हैं। बट अच्छी बात है, टेस्टिंग हमेशा टफ क्वेश्चन पेपर से करनी चाहिए। हाँ जी बेटा। आपने ऐसे बोला कि मैं बता दूंगा, पर आप बताओगे जब 20 का तो टेस्ट ही है, उस दिन संडे है और आज वेडनेसडे तो लास्ट क्लास है आज। सब्जेक्टिव वाला, यस सर। ये सब्जेक्टिव वाला पेपर तो मुझसे उन्होंने फाइनलाइज नहीं करवाया, तो इसका मतलब अब मेरे थ्रू नहीं करवाया उन्होंने, तो फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन कन्वेड नहीं है। अच्छा, तो ये आप लोगों को क्या गाइडलाइंस दी गई है कि फुल सिलेबस आएगा वहां से लेके अब तक का सब्जेक्टिव? ओके ओके ओके, तो आई गेस वो फिर सीबीएसई पैटर्न आपको बताया होगा कि सीबीएसई पैटर्न टेस्ट होगा, राइट? सीबीएसई पैटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर मुझे लगता है वो आपके वहां जो फैकल्टीज बैठे हैं वो चेक करेंगे, जितना मुझे कंफर्म्ड है, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरी क्लास आपके साथ नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है 28 को है, मुझे तो डेट का भी कंफर्म नहीं था कि 28 को रख रहे हैं वो। सिंस यू आर सेइंग कि 28 को है, तो मैं एक बार पूछ लूंगा उनसे और कहूंगा कि किसी तरीके से आपको नोटिस या कन्वे कर दें, क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है कि मार्किंग स्कीम कैसे रहेगी। बट एज फार एज आई नो, क्योंकि इट्स लाइक आपको जैसे एक तरीके से ऑफलाइन में जैसे टेस्ट होता है उस तरीके का टेस्ट मिलेगा, तो मुझे लगता है वहीं कोई फैकल्टी बैठ के टेस्ट चेक करेगा आपका,
और साथ के साथ वो डिस्कशन भी हो जाएगा। जितना मुझे पता है, जो मुझसे पहले डिस्कस किया गया था कि वो सब्जेक्टिव टेस्ट ऐसे होंगे, क्योंकि वो पेपर मैंने भी फाइनलाइज नहीं किया, तो मुझे लगता है वहाँ फैकल्टीज ने किया होगा, क्योंकि मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया, क्योंकि 28 का है तो मैंने इस पेपर फाइनलाइज नहीं किया है, तो इसका मतलब है वो वहां से आपको मिलना होगा पेपर, ठीक है ना। सो एक बार फिर भी मतलब या तो किसी और टीचर की क्लास होगी तो मैं उसको कन्वे कर दूंगा कि एक बार बच्चे तक ये मैसेज पहुंचा दे, वो क्योंकि कॉमन मैसेज है, वो सिर्फ मेरे सब्जेक्ट में नहीं है, सभी सब्जेक्ट के लिए होगा, राइट, है ना। तो जिस भी टीचर की आपकी क्लास अभी रहती होगी इस वीक में, हम कन्वे करवाएंगे, ठीक है। सर मतलब ओके सर। ओके, मतलब जैसे नीट में संस्कृत होता है तो उसमें भी क्या मतलब इतने मार्क्स का होगा कि कम मार्क्स का होगा? बेटा मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया अभी, सब्जेक्टिव वाला पेपर मेरे थ्रू नहीं गया है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि या तो फिर आप लोगों को ही वो इन्फॉर्मेशन वहां पे डायरेक्ट कन्वे की गई होगी, क्योंकि ये टेस्ट मेरे थ्रू नहीं जा रहा, मेरे से नीट वाले टेस्ट पास ऑन होते हैं तो वो मैं बना लेता हूँ एक बार, बट ये वाला नहीं है। बट क्योंकि आप पूछ रहे हो बार बार, सिंस यू आर आस्किंग अगेन एंड अगेन, तो मैं एक बार उनसे कोऑर्डिनेटर से कह दूंगा कि वो आप तक पूरा मैसेज पहुंचाए कि टेस्ट पेपर किस पैटर्न का होगा। ये मैं मेरे थ्रू भी नहीं आएगा तो फिर आपकी वहां टीम जो बैठी है, जो वहां टीचर्स हैं या फिर जो वहां भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आप तक कन्वे जरूर करा देंगे। मतलब मैं यहां से प्रोसेस में करवा दूंगा कि आप तक वो मैसेज कन्वे कर दे, ठीक है। ओके जी, जी बेटा। सर टेस्ट सीबीएसई पैटर्न से होगा तो फिर स्टेट बोर्ड से होगा? आपको क्या आप बताओ मुझे, आप लोगों को क्या कम्युनिकेट किया गया टेस्ट के बारे में? आप सर मैंने पूछा था होगा और फुल बैकअप होगा, फुल कंप्लीटेड टीम पे सर सीबीएसई पैटर्न में होगा। और सीबीएसई, फिर आप ही कह रहे हो सीबीएसई, तो फिर वो सीबीएसई पैटर्न में होगा। मतलब जो मैंने आपको थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाई हैं, सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस आप ये मान के चलो ऑप्शंस नहीं होंगे वहां, और थोड़ा बहुत थ्योरी से रिलेटेड आ सकता है, डेफिनेशन थोड़ी बहुत थ्योरी आ सकती है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। डेफिनेशन थ्योरेटिकल आ सकती है, जैसे मान लो डिफाइन करने के लिए पावर की डेफिनेशन है, या फिर कोई भी डेफिनेशन है वर्क डन की डेफिनेशन, वो पूछ सकता है व्हाट मतलब व्हाट डू मीन बाय वर्क डन, हाउ वी कैन से वर्क इज डन, व्हेन इज वर्क डन इज नेगेटिव, व्हेन इज वर्क डन पॉजिटिव, इस तरीके के कोई क्वेश्चन बना सकता है वो, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके के, जैसे आपके स्कूल एग्जामिनेशन में होते हैं, ठीक है ना। सर हमको बोला गया 70 मार्क्स का होगा और फैकल्टी सेक्टर। हाँ, वो वही टेस्ट है, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे थ्रू नहीं आया, आपने पूछा इसलिए आप, मैंने कहा मैं एक बार पूछ के बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी तो नहीं बोल सकता है ना। दैट्स वाई मैंने आपको बोला मैं पूछूंगा कि कब, आपने बोला 28 को, फिर मुझे समझ में आया कि मतलब फिर मेरे थ्रू तो नहीं जाएगा अगर 28 को है, तो इसका मतलब आपकी वहां से फैकल्टीज लेंगी आपसे वो टेस्ट, है ना। तो आप बेटर, आपकी जो वहां डाउट फैकल्टीज जो बैठती हैं, आप एक बार उनसे जरूर कंफर्म कर लेना। यहां से भी मैं अपनी क्लास के बाद एक बार यहां से अपनी टीम से बात कर लूंगा, अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है या फिर आप तक कन्वे प्रॉपरली मैसेज नहीं हो रहा, तो आप तक वो कम्युनिकेट कर देंगे। सर हमने सेंटर में पूछा था सर, वो बोले कि फ्राइडे सैटरडे तक आएगा, मतलब एग्जाम से 2-3 दिन पहले ही है। आइडिया नहीं बेटा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ना। तो क्योंकि मेरे से फाइनल नहीं हुआ है ये पेपर, तो आई थिंक क्योंकि सब्जेक्टिव हम दे भी नहीं सकते ना, क्योंकि हम चेक नहीं कर सकते सब्जेक्टिव यहाँ, तो मुझे लगता है वो वहीं फैकल्टी करेगी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो आज का लेक्चर यहीं रह जाएगा बेटा, फिर आप कहोगे सर ये तो आ गया एग्जाम में आपने पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। सो इसको पढ़ा देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, घबराओ मत, पढ़ा हुआ ही आएगा, टेंशन मत लो। ओके, पावर पे चर्चा करते हैं। कौन बताना चाहेगा? आप चलो, बहुत देर से आप बोल रहे हो, बहुत सारी पावर कंज्यूम कर चुकी हो। पावर क्या होता है, याद है पावर के बारे में कुछ कुछ जो आपको याद हो, 9th में 10th में पढ़ाओ। पावर रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना, एनर्जी, ठीक है। देखो मेरे आसपास जितनी भी लाइट्स हैं, ये भी एनर्जी एमिट कर रही हैं, ये मेरे ऊपर एनर्जी डाल रही हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सी एनर्जी दे रहा हूं आपको? साउंड एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो कोई भी एनर्जी हो पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं पावर। जैसे कि मेरे सामने एक ट्यूब लाइट है, बहुत बड़ी लाइट लगी हुई है यहाँ, इसकी एक पावर है, उस पावर के हिसाब से वो हर सेकंड मेरे पे कुछ एनर्जी थ्रो कर रही है ना। मैं बोल रहा हूं तो मेरी बॉडी की एनर्जी कम हो रही है, तो मैं हर सेकंड कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूं अपनी बॉडी की, आप तक पहुंचा रहा हूं। तो पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो यानी कि पावर की डेफिनेशन वही है जो आप सोच रहे हो। अब पावर भी दो तरीके से समझेंगे, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो सबसे पहले एवरेज पावर पे अगर मैं चर्चा करूं, एवरेज पावर इज अमाउंट ऑफ वर्क डन और एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम। मैथमेटिकली देखें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एवरेज पावर का? टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम। और आप जानते हो वर्क और एनर्जी रिलेटेड है, अब तो आप पढ़ चुके हो, वर्क एनर्जी थ्योरम भी पढ़ चुके हो। वर्क और एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जहां वर्क डन है वहां एनर्जी है। तो एवरेज पावर का मतलब है टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो क्वेश्चन आ जाए एवरेज पावर निकाल दो, तो आप टोटल वर्क डन निकालोगे, या फिर क्वेश्चन में वर्क डन, या फिर आपको क्या दे दे
एनर्जी, आप एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम करोगे तो आपको मिल जाएगी पावर। ऐसा यूनिट बिल्कुल साफ है, जूल पर सेकेंड, यानी कि इसी को हम कहते हैं वॉट। जूल पर सेकेंड, और इसी को हम क्या कहते हैं बोलो, वॉट। जूल पर सेकेंड और हम इसको कहते हैं वॉट। क्लियर है? ठीक है, जूल पर सेकेंड और इसको हम क्या कह सकते हैं, वॉट कह सकते हैं। क्लियर? ओके, इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं बच्चे। क्या मेरे सेशन में बैठा हुआ हर एक बच्चा इसकी डायमेंशन लिख सकता है? कोई ऐसा है जो नहीं लिख पा रहा है डायमेंशन? नहीं लिख पा रहा है तो मेरी हार है इसमें, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे क्लास में बैठा एक भी बच्चा इसकी यूनिट ना लिख पाए। क्या डायमेंशन है इसकी? डायमेंशन याद करो। एनर्जी की डायमेंशन याद है ना? ये एनर्जी की होती थी, डिवाइडेड बाय टाइम कर दोगे तो कितनी आएगी, याद है? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ml2t-3। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसकी डायमेंशन लिख सकते हो। ओके, क्लियर? बहुत लाइट फ्लक्चुएट कर रही है कुछ सेंटर्स पे, आई कैन सी। पूर्णिया में हो रहा है? हाँ जी बच्चे। हाँ देखो, मैं ये बताना चाहता हूं, देखो पावर को डिफरेंट तरीके से समझा सकते हो बेटा। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरी बॉडी की, मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसको वर्क डन कह सकते हैं, बट काम करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूं वर्क डन और एनर्जी दे आर सेम थिंग। अब वो एक जैसी चीज है, या तो आप बोलो वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन पर यूनिट टाइम। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको बोला था ना, मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड एनर्जी निकल रही है, तो मैं जब बोलता हूं तो मैं वर्क डन भी कर रहा हूं, कह सकते हैं मेरे वोकल कॉर्ड्स कुछ वर्क डन कर रहे हैं, और मेरे बॉडी से एनर्जी भी कंज्यूम हो रही है, तो वर्क डन और एनर्जी इज सेम थिंग। तो मैं या तो बोलूं वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर बोलूं एनर्जी पर यूनिट टाइम, एक ही बात है यहां, और इसी को हम क्या कहेंगे, पावर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाए ना बच्चों, लिख लिया ना अब तक? तो मैं बढ़ूंगा आगे, मैं नहीं लिखने दूंगा, है ना, नोटेड? ओके, सो कभी कभी आ जाता है डिफाइन 1 वॉट, है ना, कभी कभी आ जाता है कि आप 1 वॉट को डिफाइन करो, डिफाइन 1 वॉट, है ना, इस तरीके से आ जाता है। आप इसको कैपिटल W से भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसको आप कैपिटल W से भी लिख सकते हो, डिफाइन 1 वॉट। ठीक है, 1 वॉट का मतलब क्या है? अगर अभी हमने देखा ध्यान से तो पावर का फॉर्मूला था क्या, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही था ना, पावर का फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो पावर 1 वॉट कब होगा, पावर 1 वॉट कब होगा? मैं पावर को 1 वॉट कब लिख सकता हूं, जब मेरी एनर्जी 1 जूल हो और टाइम 1 सेकेंड हो। यानी कि वो यही डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, व्हेन अ बॉडी डज कितना वर्क डन, 1 जूल, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो कितनी पावर कंज्यूम होगी, 1 वॉट पावर कंज्यूम होगी। तो 1 वॉट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है ना, जब बॉडी 1 जूल वर्क डन करे या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो मेरी पावर कितनी होगी, 1 वॉट पावर होगी। ठीक है, ठीक है ना। इसके अलावा ये भी देखो, एक बार यहां देखो फिर आराम से नोट करना। एचपी, जानते हो एचपी क्या होता है? कौन बताएगा? सुना कभी कभी एचपी, ये वर्ड सुना कहीं, एचपी? यस, हॉर्स पावर, है ना, हॉर्स पावर। कहां देखा है वैसे, सुने आपने, ये कहां लिखा होता है हॉर्स पावर? कहां देखिए ये टर्म, देखिए कहीं, सुनी है? बस ये हॉर्स पावर तो है, बट कहां लिखी होती है ज्यादातर ये? एग्जैक्टली, व्हीकल्स वगैरह पे हॉर्स पावर, इंजन पे लिखी होती है उसकी पावर, हॉर्स पावर का इंजन है, इतने हॉर्स पावर का इंजन है ना। तो हॉर्स पावर एक तरीके से एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि पावर रेटिंग है, और ये थोड़ी सी बड़ी यूनिट है ना, ये पावर की बड़ी यूनिट है। 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है 746 वॉट, मतलब ऐसा माना जाता है एक घोड़े के अंदर जो पावर है वो अराउंड 746 वॉट है, इसलिए हॉर्स पावर इसको नाम दिया गया है। तो 1 हॉर्स पावर इतना, 2 हॉर्स पावर बोलेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 हॉर्स पावर बोले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना आसान, बहुत आसान है ना। इसको नोट करो, थोड़ा जल्दी करना ताकि हम आगे बढ़े। आवाज तेज, क्या कह रहे बच्चे?
बैक स्लाइड, हाँ जी बोलो। अच्छा लिखना था। ये जो भी सेंटर वाले हैं बेटा, आपका माइक बहुत स्लो है, जिसने भी अभी बोला है ना। हाँ प्लीज इसको करेक्ट करवाओ, अपने माइक को ठीक करवाओ। मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। डन ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना, ये भी सबने लिख लिया ना। चलो अब अभी हम लोगों ने एवरेज पावर की बात की है। एवरेज पावर को फर्क नहीं पड़ता, एवरेज पावर सिर्फ देखता है कि टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी कितने टोटल टाइम में कंज्यूम की गई। याद रखना, सुनो मेरी बात ध्यान से। एवरेज पावर क्या देखता है? एवरेज पावर देखता है टोटल वर्क डन, टोटल एनर्जी कितने में, टोटल टाइम में। रास्ते में क्या हुआ पता नहीं। बेटा एक मिनट प्लीज, ये गलत बात है। जब मैं बोल रहा हूं बीच में सर मैम सर नहीं, आपको नोट करना है, मैंने टाइम दिया है। मैं माइक ले लूं, सबके माइक बंद करवा दूं अगर ऐसे ही बोलना है, बीच में डिस्टर्ब करना है। एक मिनट सब्र कर जाओ। जब बोला नहीं इसलिए आपको तो माइक आवाज ही नहीं जा रही है, क्योंकि पहले से भी ये इशू हो चुका है माइक का। क्या हो गया बेटे, क्या हो रहा है? नहीं तो वो माइक कभी खराब हो जाता है तो आवाज नहीं करती, तो आपने कुछ बोला नहीं, हमने पिछला चेक करने को बोला, आपने कुछ बोला नहीं, इसलिए। अब तो मैं बोल रहा हूं, अब तो मेरी आवाज आ रही होगी आपको बेटा। अभी मैं कुछ समझा रहा हूं, बीच में नहीं बोलते ऐसे, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा ना। ठीक है ना? ओके, थोड़ी देर के लिए म्यूट करो माइक को, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, म्यूट करो 1 मिनट के लिए। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब हम एवरेज पावर की बात करते हैं, एवरेज, एवरेज का मतलब जानते हो, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, या फिर टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एवरेज पावर बोल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस की। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम छोटा या बड़ा? इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? टाइम छोटा, छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा सर, है ना। छोटा तो सब कुछ होता है, छोटा नहीं, ये तो सर बहुत छोटा है, बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, उसमें जितनी पावर आपको दिखेगी वो इंस्टेंटेनियस पावर है। यानी कि पर्टिकुलर टाइम पे मैं बोल सकता हूं 12:14 पे कितनी पावर डिलीवर की, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या पावर है, इतना छोटा इंस्टेंट है कि आप उसको देख भी नहीं रहे। तो ऐसे में हम जो पावर को कहेंगे वो कहेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस पावर। तो अब हम पावर कौन सी पढ़ने वाले हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। तो आप लोगों को याद है वेलोसिटी के टाइम पे भी ये करते थे, जब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की डिस्कशन करते थे, वैसे ही हम यहां भी कर सकते हैं। यहां भी हम पावर को एवरेज पढ़ा चुके हैं, अब हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। तो जैसे अगर हम ध्यान से देखें, एवरेज पावर को जब हम लिख रहे थे तो एवरेज पावर को कह रहे थे टोटल वर्क डन, यानी कि डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये मेरा एवरेज पावर था। और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस का मतलब होगा डेल्टा टी, यानी कि टाइम इंटरवल कैसा हो जाए? बहुत छोटा हो जाए, इसलिए हम इसको dt लिख रहे हैं। डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाए, इसलिए हम इसको dt लिख रहे हैं। इसलिए ऐसे केस में हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट, यानी कि वर्क डन को करो डिफरेंशिएट या एनर्जी को करो डिफरेंशिएट, तो आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखो, dw को क्या लिख सकते हैं? छोटा सा वर्क डन, इसको लिख सकता हूं मैं f डॉट डी आर। छोटे से वर्क डन को लिख सकता हूं ना। अरे वर्क डन होता है मेरा, जो छोटा सा वर्क डन होता है वो हमने पढ़ा था ना, f डॉट डी आर होता है फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। तो यानी कि dw बाई dt, dw को लिखा f डॉट डी आर डिवाइडेड बाई dt। अब dr बाई dt को हम क्या कह सकते हैं? dr बाई dt को हम कह सकते हैं वेलोसिटी। तो यहां से आ गया f डॉट वेलोसिटी। अच्छा, यानी कि ये क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट है, किसका? डॉट प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस फोर्स, है ना, इंस्टेंटेनियस फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये किसका डॉट प्रोडक्ट है? इंस्टेंटेनियस फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एफ का मतलब है यहाँ इंस्टेंटेनियस फोर्स, ये मेरा इंस्टेंटेनियस फोर्स है, और वी क्या है? मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि ये वेलोसिटी और फोर्स का डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर अगर आपको निकालनी है तो आपको उस टाइम पे वेलोसिटी चाहिए और उस टाइम पे फोर्स चाहिए, और दोनों का क्या चाहिए? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस पावर। वैसे मुझे कोई बताना चाहेगा पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? एनीवन? स्केलर। हाउ कैन यू से इट इज अ स्केलर क्वांटिटी? ये सर डॉट प्रोडक्ट से आ रही है ना। पर वैसे भी तो देखो ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम है, वर्क डन भी स्केलर,
टाइम भी स्केलर, तो वैसे भी एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए स्केलर। कैसे भी समझा सकते हो आप, ऐसे भी समझा सकते हो सर डॉट प्रोडक्ट से आ रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो सर ये तो वर्क डन बाय टाइम है ना, और वर्क डन भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्केलर को स्केलर से डिवाइड करेंगे तो स्केलर ही आएगा सर, है ना। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो, फटाफट इसको बच्चा नोट कर लो। जी बेटा, मैं लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा बेटा। ठीक है, आप पहले ये लिख लो फिर मैं लगा दूंगा। ठीक है, ये स्लाइड सबने नोट कर ली है। फाइनली मैं एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दूं क्या, अगर आप लोगों ने ये नोट कर लिया है तो। चलो चलो करो 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 करो, फास्ट 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 हो जाए तो डन जरूर बोल देना, ताकि हम पीछे वाली स्लाइड दिखा दें सबको। ठीक है, जल्दी कर लेना बच्चों, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ, अपनी इंस्टेंटेनियस पावर को थोड़ा सा बढ़ाओ, फोर्स ज्यादा लगाओ, डॉट प्रोडक्ट करो वेलोसिटी से, अपनी पावर को बढ़ाओ, वेलोसिटी बढ़ाओ अपनी, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, डन Yes, sir, done. डन ना। इतनी जल्दी तो लिखने की आदत डालनी भी पड़ेगी, एग्जाम्स कैसे दोगे भाई, इतना स्लो चलोगे, पता है ना कितने क्वेश्चंस आते हैं, इतना स्लो भी मत लिखो यार। Sir, done. चलो स्लाइड हो गया डन। ये वाला लिखो, किसने निकला था यहां से, जल्दी से लिखना बेटा, फटाफट करना। देखो ये तो इतना सा था, बताओ इसको लिखने में इतना टाइम क्यों लगाया आपने, छोटी छोटी बातें थी। 1 वॉट कैसे डिफाइन करते हैं, है ना, एसआई यूनिट उसकी वॉट है, जूल पर सेकंड होता है, हॉर्स पावर घोड़े की पावर 746 वॉट, पावर का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट टाइम, सब बढ़िया से मैंने समझाया था। चल जाएं अब तो चले जाएं आगे, लिख लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, नहीं दूंगा मैं टाइम, ठीक है, बहुत टाइम दे दिया। थैंक यू सो मच। ओके बच्चा, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए, मैं देखना चाहता हूं इसका जवाब कौन कर सकता है, मुझे लगता है सब कर सकते हैं, जल्दी से कर दो। आपको फोर्स दे दिया, वेलोसिटी दे दिया, इंस्टेंटेनियस पावर पूछ लिया, मजाक कर रहा हूं सवाल पूछ के, बस डॉट प्रोडक्ट निकालना है, फोर्स वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस पावर, क्या आप निकाल लोगे? क्या यहां बैठा हुआ हर एक बच्चा कर सकता है इसको? ऑप्शन बी। सभी का आना चाहिए आंसर, डॉट प्रोडक्ट सभी को लेना आता है, फटाफट 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 लग जाओ, डॉट प्रोडक्ट सबको लेना आता है, पिटाई हो जाएगी अगर नहीं किया तो। ऑप्शन बी, ताला लगा दे इस पे, ठीक है, लगा दिया ताला इस पे। सभी का आना चाहिए यार आंसर, इतनी देर का क्वेश्चन नहीं था, 45 वॉट। है ना। एफ डॉट वी करना है ना बच्चे, अब वो बच्चा जो डॉट प्रोडक्ट भूल गया है वो नहीं कर पाएगा, बाकी सब कर लेंगे। आपको याद है यहां आई कैप वाले का डॉट प्रोडक्ट आई से होगा, तो 60 इंटू 2 कितना आ गया, 120, है ना। जे वाले का सिर्फ जे से होगा, यहां से कितना आ जाएगा, -60। के वाले का के से होगा तो कितना आ जाएगा, -15, है ना। तो 120 -75, ऐसे ही करना है ना, सही कर रहा हूं मैं, पक्का ना, कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, आसान था, बहुत इजी था, है ना, इजी था ना, वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी यार, बहुत आसान था ये। अभी नहीं कर पा रहे इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट भूल गए, और जो गलत बात है, आपको याद रखना है डॉट प्रोडक्ट ऐसे नहीं भूलना बार बार। आसान, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ ना, पक्का। चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, टाइमर दिया जाएगा 1 मिनट का, और प्लीज 1 मिनट से पहले कोई जवाब मत दो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ताकि सब बच्चे कर सके।
ऑप्शन बी। ओके चलो, तो कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को आप मुझे बताना चाहेगा कोई कि सर ऐसे कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा? एनीवन? कोई तो वॉलेंटियर करो। एनीवन? हाँ जी, हाँ जी, यस, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स द वे टू डू दिस प्रॉब्लम, है ना? कि यार हमें तो सर ये पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है एफ डॉट पी, यही तो पता है ना हम लोगों को, तो सर फोर्स तो डायरेक्टली दिया है। प्रॉब्लम है अगर हमें वेलोसिटी दे देता तो क्वेश्चन हो जाता। हलवा थोड़ा है कि हर बार सब कुछ सामने सामने दे देगा। अब आपको फोर्स दिया, वेलोसिटी निकाल सकते हो कैसे? क्योंकि आपको पता है फोर्स को हम क्या कहते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन कहते हैं ना? तो क्या एक्सेलरेशन को हम फोर्स बाय मास नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं, फोर्स बाय मास कह सकते हैं सर। और फोर्स कितना है अपने पास? ये रहा। और अच्छी बात है मास 1 kg है तो 1 से डिवाइड करके कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन भी कितना आ जाएगा आपका 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। फिर कितना आएगा? बस इतना ही है ना? यही तो अपना फोर्स है। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास किया तो हमें एक्सेलरेशन मिल गया। एक्सेलरेशन ये आ गया क्योंकि मास तो 1 है ना, 1 से डिवाइड कर भी दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा? कर दो, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? इसको इंटीग्रेट करना चाहिए। मैं डायरेक्टली लिख दूं, इंटीग्रेशन करते हैं ना एक्सेलरेशन से वेलोसिटी के लिए, हम क्या करते हैं? वी नो ना हमें इंटीग्रेट करना है। कोई है ऐसा बच्चा जो ये बोले कि मुझे ये बात नहीं आती? बहुत पिटाई होगी जो बोलेगा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन करना है टाइम से। इसका इंटीग्रेशन जानते हो कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से बताओ। 2t का इंटीग्रेशन, यहां t की पावर 1 है, कितना होगा? 2t स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन 3 तो ऐसे ही लिख दो, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, पावर बढ़ा दो, t की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया i कैप, और ये कितना हो गया मेरा? j कैप। क्या बताओ, यही वेलोसिटी आएगी। 2 ने 2 को मारा, 3 ने 3 को मारा, यहां से आया t स्क्वायर i कैप t क्यूब j कैप। क्या यही आया? आसान है, इंटीग्रेशन आसान है। अब पावर निकाल लो बाबू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। इसका अपने को डॉट प्रोडक्ट लेना है किससे? टी स्क्वायर आई कैप से प्लस टी क्यूब जे कैप से। तो ले सकते हैं टी और यहाँ टी, तो यहां से कितना आ जाएगा? 2t क्यूब, ठीक है ना। और यहां से 3t स्क्वायर, और यहां से तो यहां से आ जाएगा 3t की पावर 5। जे वाले जे से, आई वाला आई से। तो कौन सा आंसर आया? ऑप्शन बी आ रहा है? पक्का? देखो आसान है ना? बस ट्रिक ये थी कि वेलोसिटी निकालनी पड़ी हमें। पिछला क्वेश्चन ज्यादा आसान था, उसमें वेलोसिटी सामने सामने दी थी, बस डॉट प्रोडक्ट लेना था। ये क्वेश्चन एक लेवल ऊपर ले गया आपको। यहां आपको कहता है कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी भी खुद निकालो, फिर डॉट प्रोडक्ट करो। नोट करो, जल्दी से नोट करना चालू कर दो जिसका नहीं हुआ था, है ना? पर मुझे लगता है ये होना चाहिए था आप लोगों से। आप आराम से कर सकते हो। समझ लिया, अगली बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करता हूं, आशा है मेरी कि सभी कर लेंगे। कर लोगे ना? आगे बढ़े? किसी का डाउट है इससे रिलेटेड? अभी पूछ लो। वैसे मैंने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से समझाया, अब तो आ गया होगा समझ में। बढ़ जाऊं आगे? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला सवाल। चलो मैं टाइमर देता हूं, आप लोग ट्राई करो। बस मैं इतना बताना चाहूंगा, इसमें आपको एवरेज पावर निकालनी पड़ेगी। इस केस में एवरेज पावर के हिसाब से सोचो, क्योंकि यहां इंस्टेंटेनियस नहीं निकाल सकते। यहां आपको एवरेज पावर निकालनी है, तो एवरेज पावर कैसे आएगी? अगर हो भी जाए तो बोलेगा नहीं कोई, बिल्कुल शांत रहेंगे 1 मिनट तक, कोई नहीं बोलेगा। पहले सबको करने दें, उसके बाद बोले। अभी अभी बिल्कुल शांत। आपको फोर्स दिया, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, और पावर पूछा, टाइम भी दिया। सोचो क्या करूं मैं? फोर्स डिस्प्लेसमेंट का क्या निकाल सकते हैं? टाइम को क्या करेंगे कि हमारी पावर आ जाए? एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करें? सोचो सोचो सोचो।
अब आप आंसर बोल सकते हो जिसका हो गया हो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 9.5 वाट। सर ऑप्शन ए। वेरी गुड, सर ऑप्शन ए। ठीक है ना। अब कौन बताएगा मुझे कैसे किया ये क्वेश्चन, जल्दी से, आसान है ना। सर टोटल वाट निकाल दिया, फोर्स डॉट एफ डॉट एन करके फिर टाइम से डिवाइड कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आसान या बहुत आसान, बहुत आसान है ना। तो मुझे तो लगेगा ये आसान कहाँ है, ये तो बहुत आसान है सर। वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तब लिखते हैं जब वर्क डन हमारा कांस्टेंट, मतलब जब मेरा फोर्स कांस्टेंट होता है और फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। अरे तो निकाल लो यार, वर्क डन कितना आया, पहले वर्क डन बताओ मुझे। 2 इंटू 3 यानी कि 6, और यहां से है ना ये रहा 2 इंटू 3 6, यहां से आ जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 12 प्लस 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा 20, यही आया। कितना आ गया जल्दी से बोलो फटाफट, ये कितना आ गया बोलो 18, ये 38 जूल है ना। और पावर का फॉर्मूला आप कहोगे सर जो भी आपने वर्क डन निकाला इसको टाइम से डिवाइड कर दो, यानी कि 38 को किससे डिवाइड कर दें, टाइम कितना है 4 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 19/2 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 9.5। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है ना। अभी तक तो क्वेश्चन बहुत इजी वाले चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे मजेदार क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये भी आसान था है ना, इजी पीजी, ठीक है। वो बच्चे जल्दी से लिख लें जिनका नहीं हुआ था, बट मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिससे नहीं हुआ होगा, मोस्टली बच्चों ने कर लिया होगा। और अगर आपका नहीं हुआ तो इसको नोट करो और सोचो कि मुझे जल्दी करना है अगला क्वेश्चन। चलें आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले सवाल पे, क्योंकि ये तो बहुत इजी था। चलो हाँ, अब इस पे मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ी देर सोचो समझो और मुझे आंसर बताओ। इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो 1 मिनट बाद आप अपने आंसर्स बोल सकते हो। टाइम दिया मैंने, देखना चाहूंगा मैं आप कितना दिमाग लगाते हो इसमें। इफ द मैक्सिमम लोड कैरिड बाय एन एलिवेटर, यानी कि एक लिफ्ट ले लेते हैं, वो 1400 किलोग्राम है। 600 किलोग्राम हमारे पैसेंजर का और 800 किलोग्राम एलिवेटर का, 1400 हो गया। ऊपर जा रही है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इतना, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इतना, देन द मैक्सिमम पावर यूज्ड बाय द मोटर इज। Okay, anyone? Yes sir, 48. 48. Yes sir, 48 किलोवाट सर, 48। ओके चलो देखते हैं, लेट मी चेक। बाकी सबने भी ट्राई तो कर लिया होगा, चलो देखते हैं कैसे करा ये क्वेश्चन हमने। सबसे पहले यहाँ एक लिफ्ट ले लेते हैं, एक एलिवेटर ले लेते हैं, ऐसे ही करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है ना, मैं जब कभी किसी क्वेश्चन में फंसता था ना बच्चों, मैं आपको सीरियसली बताता हूं, मैं सबसे पहले डायग्राम जरूर बना लेता था। अभी भी आज के टाइम में भी अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो पहले कोशिश करता हूं उसकी एक पिक्चर बना लूं, रफ सा डायग्राम बना लूं, ताकि चीजें सामने दिखने लग जाए, विजुअलाइजेशन हो। अगर विजुअलाइजेशन होगा तभी फिजिक्स क्लियर होगा, बिना विजुअलाइजेशन के फिजिक्स है भी कुछ नहीं। फीलिंग है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील लोगे कब, जब चीजें समझ में आएंगी। तो फील लिया मैंने कहा चल एक काम करता हूँ, लिफ्ट बना लेता हूँ, चाहे क्वेश्चन हो ना हो लिफ्ट तो बना ही लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या बोला, इसके अंदर एलिवेटर है, यानी कि ये एलिवेटर मेरी लिफ्ट है, और इसके अंदर क्या है, एक आदमी खड़ा है, जो भी पैसेंजर यहाँ खड़े होंगे है ना, जो भी यहाँ पैसेंजर खड़े हैं, बहुत सारे पैसेंजर इसके अंदर हैं। तो जो टोटल मास है हमें तो वो दे रखा है, टोटल मास कितना दिया है जल्दी से बोलो, 1400 kg, इतना मास हमें टोटल दिया है, ठीक है ना। सो ये एक फोर्स लगाएगा, जो लिफ्ट पे एक फोर्स लगेगा, जो नीचे की तरफ लगेगा, एक वेट होगा, वो कितना होगा mg है ना, टोटल मास इंटू जी। कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ जल्दी से बोलो, आप बोलोगे सर 1400 इंटू 10 ले लेते हैं, यही होगा 1400 इंटू 10, यही मेरा mg हो जाएगा ना। अरे ये मास हो गया, ये जी हो गया, ये टोटल मास इंटू जी, mg नीचे लग रहा होगा। अगर इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींचना है, मान लो ये एक रस्सी बंधी हुई है और लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींच रही है, लिफ्ट हमेशा एक रस्सी से ऊपर बंधी होती है, लोहे की होती है या फिर एल्यूमिनियम की होती है, तो एक रस्सी सी बंधी होती है, केबल होती है, वही लिफ्ट को ऊपर नीचे खींचती है ना। तो इसने ये बोला कि लिफ्ट कहां जा रही है बोलो, ऊपर या नीचे, विच इज मूविंग अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इतना। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है जल्दी से बोलो, 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ओके
कैसे जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, डेफिनेटली ये वेलोसिटी उसने कुछ कांस्टेंट दे दी। अब उसने बोला है इसी के साथ साथ 2000 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शनल भी लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये कौन सा फ्रिक्शन है, ये एयर फ्रिक्शन होगा। ये वो वाला फ्रिक्शन नहीं है जो हम पढ़ते थे म्यू इनटू नॉर्मल, अरे ये वो वाला फ्रिक्शन नहीं है बाबा। ये पता है कौन सा फ्रिक्शन की बात कर रहा है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो एयर इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा, इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। जब मैं आगे जाता हूं तो एयर मुझे पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स देती है, जब मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूं तो फ्रिक्शन नीचे लगता है, जब मैं नीचे जाने की कोशिश करता हूं तो एयर फ्रिक्शन ऊपर लगता है। तो ये एयर फ्रिक्शन है, जो यहाँ फ्रिक्शन लिखा है ना, कहीं आप सोच रहे हो ये म्यू इनटू नॉर्मल करके निकालना है, नहीं बेटा, ये एयर का फ्रिक्शन है, वो हमें दे रखा है कितना है, इतना। तो अगर लिफ्ट मेरी ऊपर जा रही है तो एयर फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा ना। अरे यार कोई चीज ऊपर जा रही है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा ना, है ना। हाँ सर ये लगेगा 2000 न्यूटन। मुझे एक बात बताओ, अब टोटल फोर्स नीचे कितना हो गया, आप देख सकते हो टोटल फोर्स यहां से हो गया, एक तो ये 14,000 और यहां से 2000, तो टोटल फोर्स नीचे की तरफ हो गया 16,000। तो इतना ही फोर्स आपको ऊपर देना पड़ेगा, इतना ही फोर्स आपको ऊपर देना पड़ेगा। इतना ही क्यों देना पड़ेगा, ताकि हम ऊपर जा सके, क्योंकि टोटल फोर्स नीचे इतना है तो ऑलमोस्ट इतना ही फोर्स आपको ऊपर देना पड़ेगा। यानी कि जो आपको ऊपर की तरफ फोर्स देना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ एक लग रहा था 14,000 और दूसरा फ्रिक्शन लगा रहा था 2000, यानी कि 16,000 न्यूटन फोर्स देना पड़ेगा। अरे हाँ यार, एमजी को भी ले जाना है हमें ऊपर और फ्रिक्शन फोर्स को भी ओवरकम करना है, तो टोटल इतना फोर्स देना पड़ेगा। और पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। इतना फोर्स आप ऊपर दे रहे हो और ये वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि हो जाएगा 48,000 वॉट, जिसको आप लिख सकते हो 48 इंटू 10 की पावर 3 वॉट या फिर सिंपली 48 किलोवाट। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा किलोवाट में, बोलो 48 किलोवाट आ जाएगा, है ना। 48 किलोवाट, के को स्मॉल लिखेंगे यहाँ, 48 किलोवाट। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है। जितना नीचे फोर्स लग रहा है ना उतना ही आपको ऑलमोस्ट लगाना है, ताकि आप इसको एक कांस्टेंट स्पीड से ले जाओ। जी बेटा, मतलब टेंशन का यूज नहीं कर सकते। टेंशन का यूज बेटा, ये एक्चुअली जो एफ अप है ये टेंशन के इक्वल है, ये रस्सी ही लगा रही होगी ऊपर। बट आप ये सोचो कि जहां जो टेंशन है वो किसके इक्वल होगी, वो इन दोनों फोर्स को ऐड करके ही तो आएगी ना। जो आप एफ अप कह रहे हो वो रोप ही तो ले जा रही है ना, आप इसको टेंशन बोल दो, आप इसको टेंशन बोलना चाहते हो आप टेंशन बोल दो बेटा, फिर आप इस फोर्स की जगह टी लिख दो, बट आएगा तो वो 16,000 डी ना बेटा, है ना। क्योंकि रस्सी खींच रही है तो रस्सी टेंशन ही लगाती है। बट ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है हमें टेंशन लिखने की, बट अंडरस्टूड है ये टेंशन के इक्वल ही है, रस्सी में इतनी ही टेंशन डेवलप होगी बेटा। ओके बच्चा। ये थोड़ा सा मीडियम लेवल क्वेश्चन है ना, पहले वाले ज्यादा इजी हो गए थे, ये हल्का सा मीडियम है, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि कई बच्चों ने इसका आंसर किया। वेरी गुड। थोड़ा सा हाथ तेज चलाएं ताकि हम अगले क्वेश्चन पे आ जाएं भाई। स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। डन, बढ़ जाओ ना, आज्ञा है जी सभी की। ठीक है, वापस नहीं लाऊंगा मैं स्लाइड पे, मैं ले जा रहा हूं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। चल रहे हैं अगली स्लाइड पे, आ जाओ अगली स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड अप ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल with an effective acceleration of 1 meter per second square. The power delivered by the pulling force at t is equals to 10 seconds from the start is. ठीक है, करना चाहोगे ट्राई या मैं डायरेक्ट कराऊं? चलो एक बार ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, चाहे आप गलती करो यार, फर्क क्या पड़ता है, गलती से ही तो सीखोगे ना, आपको पता तो चलेगा आप कितना क्लोज पहुंचे थे, कितना सोच पा रहे थे। ये अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, आप पहले सोच लो। मैं चाहूंगा सब ट्राई दो, कुछ कुछ तो बनाओ। अरे यार नोटबुक में डायग्राम तो बनाओ कम से कम,
कुछ तो लिखो, खाली मत छोड़ना। यहां मुझे कोई भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहा है, जो सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर आपकी उम्मीद ही मर गई है तो फिर आपको कोई आगे नहीं ले जा सकता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ट्राई तो करूंगी, मैं ट्राई तो करूंगा, ऐसा क्या हो गया कि नहीं आएगा तो कोई बात नहीं सर, है ना अपने पास, पर ट्राई तो करूं, मैं देखूं तो सही मैं कहां तक पहुंच पाया। हाथ पे हाथ भर के बिल्कुल मत बैठना बच्चों, कभी भी कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी मुश्किल आ जाए यार, क्या दिक्कत है, करना है। जेई का पेपर भी दे दूं ना तो भी बैठे हुए दिखने चाहिए आप करते हुए, मुझे कुछ ना कुछ तो करो। इतना कहने के बाद भी कई बच्चे नहीं उठ रहे हैं, नहीं हिल रहे हैं अपनी जगह से, बस वेट कर रहे हैं सही समय का कि सर कब डिस्कस करें और मैं आगे बढ़ूं। टाइम अप हो चुका है वैसे, ठीक है, ओके। चलो अब देखते हैं कैसे डिस्कस करना है इसको, एक बार यहां देखना, अब नजर डालना जरा। 150 आ रहा है, देखते हैं। मुझे आंसर याद नहीं है, मैं आपको कल मैं एक बार कैलकुलेट करता हूं, मुझे आंसर बिल्कुल भी नहीं याद इसका क्या है, तो लेट मी जस्ट सॉल्व। आप जस्ट अपनी टेक्निक देखना, अपना मेथड देखना, ठीक है ना, चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन में बच्चे, एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पुल्ड अप ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो आप सबसे पहले डायग्राम तो बना ही सकते थे बेटा, आपने बोला ये 30 डिग्री है, चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, जैसे मर्जी बना लो इंक्लाइन प्लेन, ऐसे भी बना सकते हो ऐसे भी। चलो मैंने ऐसे बना लिया, जैसे मैंने बनाया इस तरीके से बनाया। और इसका मास कितना है बच्चों, कितना मास है इसका, मास दिया हम लोगों को 5 किलोग्राम दिया ना बच्चों, 5 किलोग्राम, ठीक है ना। प्लीज अभी समझते टाइम अपना ध्यान पूरा यहां दें ताकि समझ में आए, बाद में फिर दिक्कत होती है, समझ नहीं आता। ये दे रखा है, अब वो कह रहा है इट इज स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट पुल्ड अप ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद एन इफेक्टिव एक्सेलरेशन ऑफ कितना, ये। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे आप फोर्सेस बता सकते हो यहाँ कौन कौन से लग रहे होंगे, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा और इधर कौन सा लग रहा होगा, वेरी गुड। नीचे क्या लग रहा होगा, डाउन द इंक्लाइन, ये वाला फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा यानी कि 30 डिग्री, और ये वाला होगा mg cos, इसकी जरूरत नहीं है ना, वैसे इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, वो होगा mg cos थीटा। जब तक फ्रिक्शन नहीं होता उसका कोई खास काम होता नहीं, इसका फ्रिक्शन के टाइम पे रोल अभी नहीं है, ठीक है ना। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये कहां जा रहा है ब्लॉक क्वेश्चन के हिसाब से, ऊपर या नीचे, सोच के बताओ कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ऊपर कैसे जा सकता है, बिना फोर्स लगाए तो नहीं जा सकता, यानी कि आप कोई फोर्स लगा रहे होगे, है ना, यानी कि धक्का दिया जा रहा होगा सर, इसको कोई खींच रहा होगा ऊपर, ये तभी जा रहा है, ठीक है ना। और इसका एक्सेलरेशन कितना है इस डायरेक्शन में, कितना है बोलो, एक्सेलरेशन कितना दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। कौन सा फोर्स बड़ा होगा, mg sin 30 या f, कौन सा बड़ा है बताओ, f है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओगे आप मुझे, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, वेरी गुड, F माइनस mg साइन 30 डिग्री। और नेट फोर्स को मैं क्या लिखता हूं हर बार, मास इंटू एक्सेलरेशन, वेरी गुड। तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं F माइनस mg की जगह मैं 50 लिख सकता हूं, 5 इंटू 10 है ना, ये 5 ये 10, और साइन 30 कितना होता है बच्चे, 1/2 है ना, साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास कितने अपने पास 5 और एक्सेलरेशन अपने पास कितना है 1। तो यहां से f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f माइनस 25 इज 5, तो f कितना आ जाएगा मेरा 30 न्यूटन आ जाएगा ना, पक्का बताओ, पक्का आ जाएगा ना, f मेरा 30 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, और क्या पूछा है क्वेश्चन में, द पावर डिलीवर्ड बाय द पुलिंग फोर्स एट 10 सेकेंड, कितने सेकेंड के बाद 10 सेकेंड। तो आपको पता है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, 0। क्या मुझे आप इसकी फाइनल वेलोसिटी बता सकते हो, t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा मैं, बोलो जल्दी से बोलो, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, यही तो यूज करूंगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दे दी है 0, फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लोगे, एक्सेलरेशन उसने बोला है 1 है और टाइम कितना है 10, यानी कि आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जल्दी से बोलो कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्या यही आ जाएगी, जल्दी से बताओ मुझे, ठीक है ना। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहेंगे सर इसमें ये नहीं लेना जी साइन थीटा, ये वो नहीं बेटा, उसने क्वेश्चन में बोला ये ऊपर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ये नेट एक्सेलरेशन है बेटे, यही लेना है हमें। तो v इक्वल टू यू प्लस 80 से 10 सेकेंड पे आप इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो जिंदगी आसान है, क्यों, अब तो सर पावर का जस्ट फॉर्मूला ही है, फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। फोर्स अपने पास आया 30, वेलोसिटी अपने पास आई 10, तो यानी कि ये कितना हो गया बोलो 300
वॉट। कितना आंसर आ गया इसका? 300 वॉट। जी बेटा, mg cos थीटा कहां लग रहा है बच्चे? तो आप फोर्स कहां लगा रहे हो बोलो बच्चे? इधर है ना, और वेलोसिटी भी किधर है? यही। तो थीटा 0 डिग्री हो गया बेटे। अगर आप ऐसे कह रहे हो कि सर पावर एक्चुअली हमें ये लिखना चाहिए एफ डॉट वी, यही कहना चाह रहे हो ना बच्चे, तो आप बोलोगे सर एफ वी कॉस थीटा, बट यहाँ कॉस 0 डिग्री हो गया तो ये सिंपली एफ इंटू वी हो गया, है ना। इस केस में हो गया ना, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी सेम ही डायरेक्शन में बच्चे। कौन सी इक्वेशन बच्चे, किस चीज के लिए? नहीं, वो पता है क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहा है। अगर वो लगाते ना तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, उससे आपका टोटल वर्क डन आता बाय टाइम। तो टोटल वर्क डन बाय टाइम कैसी पावर होता है? एवरेज। पर हमें क्या निकालनी है? इंस्टेंटेनियस। इसलिए मैंने क्या किया, फोर्स निकाला और उस समय की वेलोसिटी निकाली। जो आप निकालोगे उससे पता है डिस्प्लेसमेंट आएगा बाय टाइम करोगे, उससे आपकी वेलोसिटी 10 नहीं आएगी, वो आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगा जर्नी की। 0 से लेकर 10 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी आपकी वो आ जाएगी कुछ और, ठीक है। वो एवरेज पावर होगी, बट ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर है। पावर देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना पावर बढ़ती जाएगी आपकी, क्योंकि फोर्स उतना ही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो पावर बढ़ती जा रही है। हाँ बच्चा तेज बोलना, बस आपकी आवाज धीरे है, जो भी अभी हेलो बोल रहा है। यहां एक्सेलरेशन इंटीग्रेट करके नहीं, इंटीग्रेट करते तब है बच्चे जब हमें फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या कुछ ऐसा दिया हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया बेटा, हमारा तो फोर्स आ गया कॉन्स्टेंट, इसको इंटीग्रेट कैसे करें? इंटीग्रेशन कब पॉसिबल है? जब फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या कुछ ऐसा दे। ऐसा तो हमें नहीं दिया ना यहाँ बेटा, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ तो इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्टली इस्तेमाल करो, है ना। आए समझ में? आगे बढ़ जाए, ये नोट कर लिया सबने? मैं बस पानी पी रहा हूं, तब तक आप नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। बढ़ जाओ ना आगे, अब बढ़ रहा हूं मैं आगे बच्चों। हाँ बेटा जल्दी पूछो। वो तो पता रहता है कि हॉरिजॉन्टल की तरफ आपने cos थीटा रहता है, ऊपर की तरफ आपने sin थीटा, लेकिन सर इस वाले क्वेश्चन में सर आपने हॉरिजॉन्टल की तरफ आपने अभी sin थीटा दिया और नीचे की तरफ आपने नहीं 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 नहीं, एक मिनट बच्चे, एक मिनट बेटा। कहीं भी आप ऐसे इंक्लाइन प्लेन बनाते हो ना, जब भी मान लो आपने ऐसा बनाया है ना, या मान लो आपने ऐसा बनाया है ना, ये समझना ध्यान से, थोड़ा सा सोचना कि mg sin थीटा है क्या। मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये एंगल अगर आपने थीटा बोला है ना बेटा, है ना, और आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट दिखता है, आपको ऑब्जेक्ट यहां दिखता है, आप बताओ मुझे ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, बस ये बताओ। अगर मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट यहां रख दूं, ये कहां जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको कैसा फील आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट पड़े पड़े ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है? बस इतना सोच के बताओ। नीचे ही जा सकता है ना, तो बेटा ये वाला कॉम्पोनेंट हमेशा जो नीचे जा सकता है, ये इधर जा सकता है, तो ये हमेशा क्या होगा? mg sin थीटा, याद रहेगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? mg cos थीटा। ऐसे ही अगर आप इस वाले में देखो, अगर मैं यहां कोई ब्लॉक रख दूं, अब सोचो ये ब्लॉक कहां जा सकता है, बस सोच के बताओ। आपको क्या लगता है ये ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर या डाउन द इंक्लाइन, या राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा? कैसा लग रहा है ये स्लिप करके कैसे जाएगा? तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट, अब आप बताओ मुझे, अगर ये एंगल फाई है सोचो, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? mg sin फाई। हमेशा जिस डायरेक्शन में वो जा सकता है वो वाला कंपोनेंट साइन होता है, ठीक है ना। और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होता है बोलो? mg cos, ठीक है ना। तभी तो हम बोलते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्या होगा? अगर स्मूथ है तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g sin फाई, अगर ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के लिए। आया समझ में? ठीक है ना। थोड़ा अगर सिर्फ इस चीज को याद रखोगे ना तो कभी गलत नहीं करोगे। मैंने भी तो इस क्वेश्चन में यही किया। आप देखो ध्यान से, ये ब्लॉक दिख रहा है ना बेटा, अब खुद सोचो मैंने सही किया है ना, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री था, तो इसका इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट कितना होना चाहिए बोलो बच्चे? mg sin 30, क्योंकि यही तो इसको नीचे ले जा रहा होगा, यही तो इसको नीचे ले जाना चाहता है ना। ठीक है, सर तो वो जो टेंशन वाला जो क्वेश्चन था सर, उसमें तो सर आप हॉरिजॉन्टल लेते थे mg cos थीटा। टेंशन वाले में
वो बेटा ऐसे होता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन की डिमांड है। जैसे आपने कोई रस्सी बांधी हुई है ऐसे, उसमें टेंशन लग रही है ना, और मान लो आपको ये एंगल दे रखा है थीटा, और इस पे यहाँ एक ब्लॉक बांधा हुआ है, ये ब्लॉक बांधा हुआ है ना, मान लो आपने ये ब्लॉक बांधा हुआ है, तो इस पे नीचे लग रहा है mg, तो इसमें मुझे mg को बैलेंस करना होगा, तो इसलिए शायद मैंने ये टेंशन का एक कंपोनेंट ऊपर ले लिया होगा। हमेशा पास वाला कंपोनेंट कॉस होता है ना, तो हमने इसलिए लिख दिया होगा बेटा टी कॉस थीटा, वो mg के बराबर है। वो ऐसे किसी क्वेश्चन में आया होगा, वो इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन नहीं होगा ना बेटा फिर, है ना, वो तो फिर फोर्स बैलेंस कर रहे होंगे, वो इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन होगा बेटा। ठीक है, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो बेटा। ठीक है, एक बार दोबारा देखना आप वो क्वेश्चन, फिर समझना अच्छा हाँ ये क्वेश्चन अलग था और ये क्वेश्चन इंक्लाइन वाला अलग है। ओके, अगले सवाल पे आ गए हम लोग। टाइमर देते हैं, कोशिश करो। मैं चाहूंगा कि कोई ना कोई बच्चा तो इसका जवाब जरूर दे, बट 1 मिनट के बाद दे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, वेरी गुड। चलो पहले मुझे कोई बताना चाहेगा कैसे किया आपने ये? एनीवन? एम mdv और उसकी वैल्यू 0.5 दी हुई है, और फिर फोर्स इनटू वेलोसिटी 2.5। पर डीवी बाई डी कैसे पता हमें? यहाँ डीवी बाई डी तो हमें पता ही नहीं, यहाँ तो डीएम बाई डी दिया है, वी डी एम बाई डी। हाँ, इसमें एक्चुअली इतना याद रखना पहले क्वेश्चन का, हाँ इसमें क्वेश्चन का मतलब समझना ध्यान से। देखो जैसे थोड़ा सा लॉजिक भी समझते हैं, हो सकता है आंसर आ गया पर लॉजिक ना क्लियर हुआ हो। मेरी बात सुनना बच्चों, ये ऐसे है कि मान लो एक हमारी ट्रॉली है ना, वैसे उसने ट्रॉली नहीं लिया, यहाँ एक बेल्ट ली है, बात वही है, चलो एक बेल्ट है, इस तरीके से उसने लिया है ना। सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ स्टेशनरी ड्रॉपर एट अ कन्वेयर बेल्ट। एक बेल्ट है जो आगे की तरफ जा रही है, मान लो इसके नीचे भी ऐसे व्हील लगे हुए हैं, और ये बेल्ट आगे की तरफ जा रही है, ठीक है ना। ये कहाँ जा रही है? आगे जा रही है। किस वेलोसिटी से जा रही है बोलो? देखो ध्यान से, क्या दिया है आप ध्यान से देखो सभी, किस वेलोसिटी से आगे जा रही है बोलो? 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है। बिल्कुल ठीक है सर, है ना। अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर ना हम रेत गिरा रहे हैं, सैंड को ऐसे ऐसे गिरा रहे हैं, इसके ऊपर सैंड इकट्ठी हो रही है, इस तरीके से इसके ऊपर क्या हो रही है? सैंड इकट्ठी हो रही है, इस तरीके से सैंड के पार्टिकल आप इसके ऊपर थ्रो कर रहे हो। और कितना मास सैंड का थ्रो कर रहे हो, कितना मास इकट्ठा हो रहा है आप देख सकते हो, 0.5 kg पर सेकेंड, यानी कि हर सेकेंड आधा किलो सैंड इस पर जाके इकट्ठा हो जाता है। बात समझ में आती है? तो आधा किलो सैंड हर सेकंड चला जाता है। ये हमें एक्चुअली क्या दिया है? dm बाई डी टी, मास पर यूनिट टाइम। सोचो यूनिट भी तो यही है ना, केजी पर सेकंड। यहां से देखो केजी पर सेकंड, मतलब इतना मास हर सेकंड इकट्ठा हो रहा है। ये dm बाई डी टी दिया है, कितना दिया हम लोगों को? 0.5 kg पर सेकंड। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है इसकी स्पीड नहीं बदलेगी, कन्वेयर बेल्ट की स्पीड यही है, बट मास बदल रहा है। तो आप एक्सेल, अगर आप ध्यान से देखो, आपको याद है फोर्स का फॉर्मूला एक्चुअली न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या होता था, याद है? डीपी बाई डी, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ याद है आप लोगों को? सोचो, पता है ना यार। देखो पावर निकालने के लिए फोर्स और वेलोसिटी ही चाहिए, बट फोर्स निकालना पड़ेगा पहले। पावर का फॉर्मूला तो फोर्स डॉट वेलोसिटी ही है, पर पहले फोर्स तो निकालो। और फोर्स आप यहां से निकाल सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसमें मास बदल रहा है। इससे पहले जो भी आप सवाल करते थे वहां आपका मास कांस्टेंट होता था बेटा, और स्पीड बदलती थी, वेलोसिटी बदलती थी। पर ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, जहां आपकी वेलोसिटी तो बदल नहीं रही पर मास बदल रहा है। तो हमने कहा एक बार न्यूटन सेकंड लॉ की मदद लेते हैं। तो आप यहां से इसको लिख सकते हो डी बाई डी टी, और मोमेंटम को क्या लिख सकते हो बोलो? मास इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी वो कह रहा है फिक्स है, क्योंकि वो तो फिक्स है ना। वेलोसिटी थोड़ा बदल रही है, वो तो फिक्स है, ये नहीं बदल रही। तो वी को मैंने बाहर ले लिया, ये क्या बन गया? वी डी एम बाई डी टी। आप ये वाला फॉर्मूला फोर्स के लिए यूज करोगे, यानी कि इस केस में अच्छा फोर्स के लिए यहां फॉर्मूला वी डी एम बाई डी टी इस्तेमाल होगा, जैसा कि रॉकेट प्रोपल्शन में भी देखा था। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 इंटू डी एम बाई डी टी। कितना अपने पास बोलो? 0.5। तो ये हो गया मेरा फोर्स न्यूटन में, है ना। ये क्या हो गया मेरा? फोर्स। बट अगर आपको क्या निकालनी है बोलो? पावर। अगर आपको क्या निकालनी है? पावर।
तो आपको फोर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेलोसिटी से। तो यानी कि 5 इंटू 0.5, ये तो मेरा क्या हो गया, आप ध्यान से देखो, दिस इज माय फोर्स, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करनी है, वेलोसिटी। एक 5 को और मल्टीप्लाई करो। अब मुझे बताओ कितना आएगा। ये फाइनल आंसर है। आप लोगों ने फोर्स निकाल दिया, पावर निकालनी है ना। अब पावर भी निकालनी है ना। ये तो आप लोगों ने सिर्फ फोर्स निकाला, 2.5 अगर आप निकाल रहे हो तो बेटा वो फोर्स है, पर अभी हमें इसको वेलोसिटी से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये तो आपका फोर्स हो गया, इसको वेलोसिटी से भी तो मल्टीप्लाई करो। तो 25 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, बोलो 12.5 हो जाएगा बच्चों। बताओ, तो इसका आंसर बी नहीं आएगा, क्या आएगा बोलो, ऑप्शन डी आएगा। समझ में आया? ऑप्शन डी। नोट कर लिया आप लोगों ने? लिखो लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। हाँ जी, हो गया। सर ऑप्शन सर मेरे को फोर्स वाला नहीं समझ में आया। बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। न्यूटन के सेकंड लॉ से। हर बार फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं कहते, मैंने आपको उस टाइम भी बताया था, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है मेरा, लीनियर मोमेंटम याद आ रहा है, लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है जानते हो ना बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। तो बेटा आप डिफरेंशिएट करोगे लीनियर मोमेंटम को, पर इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो बेल्ट है इसका मास बदल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर आप सैंड डाल रहे हो, तो इस बेल्ट का मास बदलता जा रहा है ना, क्योंकि इसके ऊपर सैंड इकट्ठी हो रही है, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहां 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 हम क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं m इंटू वी को। पर आप जानते हो ना v कांस्टेंट है, इसलिए v को डिफरेंशिएशन के बाहर ले गए, सिर्फ dm/dt लिखा। dm/dt का मतलब मास पर यूनिट टाइम। ये क्वेश्चन में दिया है, इतना मास पर यूनिट टाइम इकट्ठा हो रहा है, इसलिए पहले मैंने फोर्स निकाल लिया, v dm/dt। v मेरा 5, dm/dt 0.5। तो फोर्स निकाला, फिर फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पावर का फॉर्मूला F इंटू वी होता है, F डॉट वी होता है। तो फोर्स भी आगे है, वेलोसिटी भी आगे है, इसलिए यहाँ डॉट प्रोडक्ट सिर्फ FV बना। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। जी बेटा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मजेदार, बहुत ही अनोखा, बहुत ही प्यारा मजेदार क्वेश्चन, जो कि पक्का नीट लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल भी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो मैं इसके लिए 50 सेकंड दूंगा सोचने के लिए। डन? किसी का कोई आंसर आया? एनीथिंग? सी आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, क्या आ रहा है सोचो? ऑप्शन ए। ऑप्शन सी। सी और ए, दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा आप देख रहे हैं, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा और आप दोनों तरीके याद रखना। एक तरीका है जो असली तरीका है, एक तरीका असली तरीका जिससे एक्चुअली होना चाहिए, दूसरा तरीका है जुगाड़ू तरीका, जिससे आंसर हर बार सही आता है, बट वो जुगाड़ू तरीका है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। जुगाड़ वाला जो तरीका है वो छोटा है पर आंसर सही देगा आपको हमेशा, और दूसरा तरीका है वो एक्चुअल तरीका। ठीक है ना, दोनों देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं असली तरीका, है ना, रियल मेथड पे आते हैं कि इसका असली तरीका क्या है, असली मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का। पहले उस पे आते हैं, फिर दूसरे वाले मेथड पे भी आएंगे, जो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा अगर आपको आंसर जल्दी करना है। और एक तीसरा तरीका डायमेंशन वाला है, आप डायमेंशन देख के कर लो, वो भी होता है, बट यहाँ डायमेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले हम रियल मेथड की बात करें। रियल मेथड क्या कहता है? रियल मेथड के हिसाब से आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आप मेरे साथ सॉल्व करना चालू करो, आप मेरी मदद करो सॉल्व करने में। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में क्या दिया आप पहले पढ़ना सीखो। क्या दिया है?
एक बॉडी है, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग क्या 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 दे रखी है बोलो, कांस्टेंट पावर। क्या दी है बोलो, कांस्टेंट पावर। तो पावर का फॉर्मूला मुझे जल्दी से बता दो, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या होता है। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला कोई बताएगा, मुझे याद नहीं आ रहा क्या होता है, बोलो बोलो बोलो। एफ है ना, dw/dt, या फिर और दूसरा भी तो पता है ना हमें, एफ डॉट वी है ना। मैं एफ वी लिख देता हूं, एफ वी लिख देता हूं, मान लेता हूं दोनों सेम ही डायरेक्शन में एफ वी लिख दूं, चलेगा, चलेगा ना, ठीक है। और ये क्या है, पावर कैसी है बोलो, कांस्टेंट है। ये क्या है, ये जो पी है कांस्टेंट है, मैं इसको कह देता हूं दिस इज माय कांस्टेंट पावर। ये मेरी पावर कैसी है, कांस्टेंट। तो बेटर है मैं इसको कुछ कांस्टेंट मान के चलूं, मुझे पता है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगी, ठीक है, ओके। अब वो बोल रहा है डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन टाइम टी। अब डिस्टेंस मूव बाय बॉडी इन टाइम टी निकालना है। चलो हमने यहां से लिखा पी, और फोर्स को क्या लिख सकते हैं अगर हम ध्यान से देखेंगे, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी। और बताओ अब क्या कर सकते हैं, मैं इसको दोबारा से अगर रीराइट करूं, मास, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो बोलो, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं हम, dv/dt लिख सकते हैं, पक्का। इसको क्या लिख सकते हैं हम, dv/dt लिख सकते हैं, ठीक है ना, dv/dt। और v तो मेरे पास ऑलरेडी यहां पे है। अब क्या करें, अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां से देखो ये dt को लेफ्ट साइड ले जाओ, है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय dt, और राइट साइड क्या आ जाएगा, आप देख सकते हो m v dv। देख रहे हो आप, मैंने v वाली टर्म एक साइड रख दी, t वाली टर्म दूसरी साइड रख दी, ठीक है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है बेटा, अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। पहली बात आप याद रखना, जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, p क्या है, कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है, पहले मुझे बताओ, आप लोग सोच के बताओ, क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट है, तो इसको तो इंटीग्रेशन के बाहर रखो ना, इसको इंटीग्रेशन में रखना ही क्यों, कांस्टेंट है। और मास भी तो कांस्टेंट है, इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर रखो, ऐसे इंटीग्रेट कर सकता हूं अब मैं, है ना। अब मैं इसको देखूं, p ऐसे ही आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन कौन बच्चा बताएगा मुझे क्या होता है, dt का इंटीग्रेशन t है ना, जैसे dx का इंटीग्रेशन आपको देता है x, अगर मैं बोलूं dt का इंटीग्रेशन है तो वो क्या आएगा, t। तो यहां से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा p इंटू टी। और राइट साइड v dv, ये इंटीग्रेशन कौन बताएगा, v dv, इसका इंटीग्रेशन है ना, अगर आप v का इंटीग्रेशन कर रहे हो v dv, तो ये आ जाएगा v²/2, इसकी पावर यहां 1 है ना, तो पावर कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आप कहोगे सर ये बन जाएगा mv² डिवाइडेड बाय 2, है ना, यही बनेगा ना। तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, जल्दी से देखो, यहां से सिर्फ वेलोसिटी को ध्यान से देखो, आप कहोगे सर ये आ जाएगी 2pt/m, देख रहे हो, 2 को यहां मल्टीप्लाई करा, m से डिवाइड करा, और सर इसका अंडर रूट ले लो, तो ये क्या आ जाएगी मेरी वेलोसिटी। बताओ ये आ जाएगी वेलोसिटी, सब चेक कर लो, सही है ना। तो यानी कि मैं यहां से वेलोसिटी को लिख सकता हूं अंडर रूट 2p/m और t की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना, देख रहे हो ध्यान से, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं वेलोसिटी को दोबारा से dx/dt, वेलोसिटी से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट लाना है या डिस्टेंस लाना है तो क्या करते हैं, कौन बताएगा मुझे, वेलोसिटी से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लाना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट, जल्दी बता दो, पता है आप लोगों को, इंटीग्रेशन। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए होता है तो डिफरेंशिएशन, और वेलोसिटी से हमें डिस्टेंस चाहिए होता है या डिस्प्लेसमेंट तो इंटीग्रेशन। यानी कि बेटा ये तो सब कांस्टेंट है ना, आप देख सकते हो यहाँ 2p/m, ये सारी चीज जो ये लिखी हुई है ये पूरी कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, इसको भूल जाओ बेटा, ये कांस्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी पूछा है, आपसे पूछा है s और t में क्या रिलेशन होगा। आप मान लो सर ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो कुछ कांस्टेंट है, तो आप इसको मान लो कांस्टेंट, बट इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने c बोल दिया, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो, t की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो क्या डिस्प्लेसमेंट t की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रही है, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट t की पावर 3/2 पे डिपेंड कर रही है, हाँ या ना बताओ, कर रही है ना, यही इसका आंसर है। बट ये रियल मेथड है, ये असली तरीका है और लंबा पड़ता है, बट असली तरीका यही है, ठीक है। मैं यहां स्टेप लिख रहा हूं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और ये मेरा चौथा स्टेप है, ये मेरा पांचवा स्टेप है, पांचवे से छठा, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इंटीग्रेट, और t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर 1/2 + 1
डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, यानी कि t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट t की पावर 3/2 पे डिपेंड करेगी। उसने यही पूछा है क्वेश्चन में। आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, आपको सिर्फ बता रहा है डिस्प्लेसमेंट t की किस पावर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसको नोट करो। पहले 6 स्टेप्स लिखे हैं मैंने यहां। ये असली तरीका है, पर मैं आपको जुगाड़ू तरीका बताऊंगा और वो आसान है। बताओ, दूसरा मेथड पे आए अब। ठीक है ना, दूसरे मेथड पे आते हैं। वो ज्यादा आसान है, वो आपको आसान लगेगा क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, और वहां तो मजे ही आ जाते हैं जहां इंटीग्रेशन ना करना पड़े हमें, है ना। बट उसमें आप कुछ चीजें याद रखना। वहां आप v को क्या लिखोगे, सिंपली जहां v लिखा दिख जाए आप इसको लिख दो x/t। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछे एक्सेलरेशन तो आप इसको लिख दो x/t²। क्या इतना कर लोगे? v को लिखोगे x/t और एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे x/t², क्योंकि एक्सेलरेशन 2 बार डिफरेंशिएट करने पे आता है पोजीशन को, इसलिए नीचे t² आएगा। एक्सेलरेशन पोजीशन को एक बार टाइम से डिवाइड करोगे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार डिवाइड करोगे तो ये आएगा। या फिर अगर आप एक्सेलरेशन को देखो, आप ये भी लिख सकते हो v/t। डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आप इन 3 चीजों का इस्तेमाल करोगे उस इजी वाले मेथड में। इजी मेथड में इन चीजों का इस्तेमाल करोगे तो हो जाएगा। कैसे? अब आज जरा क्वेश्चन पे देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आप यहां ध्यान से देखो, हमारा सवाल क्या था। हमारे सवाल में पावर कांस्टेंट है। हमारे सवाल में पावर कांस्टेंट है, और पावर को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हमने देखा था फोर्स, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। यही लिख सकते हैं ना, ये रहा ना, हमने पावर को ये लिखा था ना, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। अब देखो एक्सेलरेशन को क्या लिखें, मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में पोजीशन और टाइम को रिलेट करना है, वेलोसिटी को नहीं रखना है। तो आप देखो वेलोसिटी को लिख सकते हो x/t, एक्सेलरेशन को लिख दो x/t²। कर दो, जल्दी से करो, फटाफट कर सकते हो। अब यहां से पोजीशन को क्या, इसको क्या लिख सकते हो, जल्दी से देखो, फटाफट फटाफट देखो। यहां से क्या आ जाएगा, m एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं, है ना, x/t², और यहां से कितना आ जाएगा, x/t। क्या यही आ जाएगा? आप देख सकते हो। तो यहां से p का फॉर्मूला क्या आएगा, m x² और नीचे t³। और देखो अब ये जल्दी हो गया। अब आप t³ को दूसरी साइड ले जाओ, है ना। p और m को इग्नोर कर दो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, इनको आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आपको रिलेशन निकालना है। तो आप कहोगे अच्छा सर, यहाँ से x² प्रोपोर्शनल आ गया t³ के, यानी कि x किसके प्रोपोर्शनल आ गया, t की पावर 3/2। ये जल्दी हो गया। ये इजी मेथड है, इसमें आपको ना इंटीग्रेशन करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा, है ना ये आसान मेथड। p और m को आप चाहो तो लिख सकते हो बेटा, ये कांस्टेंट है। हम सिर्फ इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना चाहते हैं क्वेश्चन में कि x t पे कैसे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने यहाँ x² को लिखा प्रोपोर्शनल टू t³। चाहो तो आप लिख सकते हो x² इज इक्वल्स टू p(t³/m), और फिर उसके बाद उसको इग्नोर कर दो, बात वही है। तो x² t³ पे डिपेंड करेगा। अब आप अंडर रूट ले लो तो x किस पे डिपेंड करेगा, t की पावर 3/2 पे। और फिर मुझे बताना जरूर आप कौन से मेथड से करके आओगे एग्जाम में, आपको कौन सा आसान लग रहा है, रियल या इजी, किससे करना चाहोगे आप क्वेश्चन को? जुगाड़ू मेथड सर उसमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ रहा है ना, टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन में कोई ना कोई गलती जरूर करके आओगे एग्जाम में, मैं जानता हूँ, हो ही जाती है सर, ह्यूमन एरर है। यार देखो ये ना स्कूल, क्योंकि बोर्ड में तो आता ही नहीं कभी भी 11th का, अब आपके स्कूल पे टीचर पे डिपेंड करता है, ये कंप्लीटली स्कूल टीचर पे डिपेंड करता है। वैसे तो देखो मैं टीचर होता मैं आपको कहता भैया रियल मेथड करना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या फिर ऐसे, बट मेरे हिसाब से ये मेथड करना चाहिए कॉम्पिटिटिव के लिए अप्रोच, ये ठीक है ना। बट ये असली मेथड नहीं, आप जानते हो ये जुगाड़ है ना, ये असली मेथड तो नहीं है तो ये जुगाड़, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछ लेता है, एग्जैक्ट रिलेशन निकालो दोनों के बीच में, तो फिर नहीं निकाल पाते। आप सिर्फ यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन निकाल सकते हो, इससे सिर्फ आपको इतना पता चलेगा एक्स टी की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है। एग्जैक्टली एक्स और टी के बीच में रिलेशन क्या है वो हमें ये वाला मेथड दे सकता है, इसलिए ये असली मेथड है, वो जुगाड़ है।
बट हाँ, नीट के लिए तो यही यूज करना है आपको, मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए। आपकी जगह मैं भी क्वेश्चन सॉल्व इसी से ही करूंगा, क्योंकि मुझे पता है इससे जल्दी हो जाएगा, इंटीग्रेशन के चक्कर में कौन पड़ेगा, है ना। अरे एक 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 मिनट, एक एक करके बोलो भाई। हाँ, जो आपका अभी कराएंगे ये लोग, यार मेरे हिसाब से कर लोगे तो कटने तो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से आप कर सकते हो इसको। आप लिख सकते हो बाय डायमेंशनल, हम इसको कर रहे हैं डायमेंशनली, ये ठीक है, इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप बेटा, हाँ सेकंड स्टेप में बेटा पहले देखो, ये पी को मैंने ये लिखा ना, ए को ये समझ में आ रहा है, ए को हमने क्या लिखा है, डीवी बाय डी लिखते हैं ना एक्सेलरेशन को, डीवी बाय डी इंटू वी। बस मैं इस dt को यहां मल्टीप्लाई कर चुका हूं बेटा, इस dt को यहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये क्या बन गया पी dt, और फिर आ गया एम वी डी वी, यहां क्या बचा एम वी डी वी, और फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों तरफ क्या करा इंटीग्रेट, क्योंकि पावर कांस्टेंट है। देखो अगर आप ऐसे लिखते हो इंटीग्रेशन पी डी टी, तो इसको आप इस केस में ऐसे लिख सकते हो पी इंटीग्रेशन डी टी, क्यों, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन में नहीं होता, वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पावर कांस्टेंट है इसलिए इसको मैंने बाहर लिख दिया, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां क्या लिख दिया पी इंटीग्रेशन डी टी प्लस एम इंटीग्रेशन वी डी वी, ठीक है। ओके बच्चा, आगे बढ़े, एक और सवाल दो इससे, देखते हैं ना आप लोगों को ये मेथड आया भी है या नहीं। ऊपर मैंने ये बताया बच्चे कि इस इजी मेथड में क्या है ना बेटा, आप पहले क्वेश्चन में सोचो आपको किन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है, पहले ये बिल्कुल ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट दिया है और किन दो चीजों के बीच में रिलेशन निकालना है, क्या ये दोनों बातों का ध्यान रखोगे आप, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट दिया, आप ही बोलो क्या कांस्टेंट दिया, बोलो पावर, है ना, क्या कांस्टेंट दिया बोलो क्वेश्चन में पावर, और किन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, उसने क्या पूछा है किसके बीच में निकालना है, बोलो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी, है ना, डिस्टेंस और टाइम में, डिस्टेंस और टाइम में, यानी कि पोजीशन और टाइम में निकालना है बेटा। तो मैं वही बोल रहा हूं, जहां भी आपको इस इक्वेशन में कहीं भी आपको वेलोसिटी मिले आप उसको x बाई टी लिख दो, और जहां भी आपको एक्सेलरेशन मिले उसको x बाई टी स्क्वायर लिख दो, ठीक है ना। डायमेंशनली कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप v की डायमेंशन जानते हो LT-1 होती है और एक्सेलरेशन की LT-2, ये डायमेंशनली लिखा है मैंने इसको, आ रहा है समझ में, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ओके। क्या बेटा एक जगह सर आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा है x by t स्क्वायर, अब यहाँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किस टर्म में आप मुझे बताओ, ये क्या है, ये क्या है पोजीशन, ये है टाइम, तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन में बोले पोजीशन और टाइम में रिलेशन निकालो तो आप एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। मान लो क्वेश्चन में आता नहीं वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए तो आप एक्सेलरेशन को ये डाल देना, आ रहा है समझ में, ठीक है ना, ओके। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से कि ये दोनों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, बस आपको थोड़ा दिमाग को ओपन रखना है, हर चीज रटनी नहीं है ना बच्चे, आप सोचो थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओगे तो आपको खुद समझ में आएगा, अच्छा हाँ अगर क्वेश्चन में वो बोल देता कि वेलोसिटी का टाइम से क्या रिलेशन है, तो आपको जहां वेलोसिटी नजर आती है आप वेलोसिटी को क्या लिखते हैं वी बाई टी, और वी को यहीं रहने देते, इसको छेड़ते ही नहीं, क्योंकि मुझे वी और टी के बीच का रिलेशन निकालना है। बट जब क्वेश्चन में ही बोला है पोजीशन और टाइम का निकालो तो आप वी को हटाओ, वी को क्या लिख दो एक्स बाई टी, और ए को क्या लिखोगे एक्स बाई टी स्क्वायर, आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं अब हम, चलो कौन करके दिखाएगा ये क्वेश्चन, जुगाड़ वाले मेथड से चाहता हूं मैं आप लोग इसका करके दिखाओ मुझे। सर ऑप्शन बी, सर ऑप्शन ए, बी ए के ऑप्शन बी, बी, जुगाड़ वाले मेथड से या सही मेथड से, जुगाड़ वाले से अब तो कोई सही मेथड लगाएगा ही नहीं, अब तो सब जुगाड़ लगाएंगे। देखो 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 यहां देखो, पी नोट को क्या लिखिए जल्दी से बोलो, जैसे पहले किया था, है ना, एम ए ये हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना। अब मुझे बताओ यहां किसके बीच में रिलेशन निकालना है, पहले ध्यान उस पे होना चाहिए, किसके बीच में निकालना है, सर वेलोसिटी के बीच में, और किसके साथ, टाइम के साथ, है ना, वेलोसिटी और टाइम के साथ, मतलब पोजीशन को कहीं मत रखो, सिर्फ वेलोसिटी और टाइम, यानी कि आप कहोगे सर ठीक है ना, फिर इसको ए को क्या लिख दें हम,
क्या लिख दें बोलो, v बाई टी। यहाँ x को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना यार, क्योंकि पोजीशन चाहिए ही नहीं, क्वेश्चन में पूछ ही नहीं रहा है, क्यों डालना है उसको खामखा, है ना। a को v बाई टी लिख दिया और ये हो गया मेरा v। तो अब तो ये सिंपल हो गया, खत्म। इस क्वेश्चन में बचा ही क्या। तो आप देखो पी नॉट इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बना, m इंटू वी स्क्वायर बाई टी। अब ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, मास तो होता ही कांस्टेंट है, पावर क्वेश्चन में कांस्टेंट दी है, तो v स्क्वायर क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू t। तो v कितना आ गया आपका, प्रोपोर्शनल टू t की पावर 1/2 आ गया। अब ये मत कहना कि सर आपने यहां इसको x बाई टी स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखूं, क्वेश्चन में पोजीशन के बारे में बोला है क्या, क्वेश्चन में उसने बोला है डिस्टेंस टाइम के कैसे डिपेंड करता है, नहीं बोला। क्वेश्चन में जब बोला ही वेलोसिटी के बारे में है तो एक्सेलरेशन को v बाई टी लिखो, क्योंकि मैंने बताया था आप एक्सेलरेशन को चाहो तो v बाई टी लिख सकते हो, चाहो तो x स्क्वायर बाई टी भी लिख सकते हो, और वेलोसिटी को आप चाहो तो x बाई टी लिख सकते हो। बट ये कब यूज करना है, a को ये कब लिखना है और v को ये कब लिखना है, जब क्वेश्चन में पोजीशन के बारे में या डिस्टेंस के बारे में या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करे। अगर नहीं करे, वो बोले वेलोसिटी टाइम का रिलेशन निकालो, तो फिर एक्सेलरेशन को बस ये डाल देना और v को वैसे ही रहने देना। है ना जुगाड़, गाना याद आ रहा है, कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़, है ना। सही जुगाड़ है ये, लग जाता है ये हर बार। बट हाँ, इससे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। बढ़ जाऊं आगे, नोट कर लिया, आगे बढ़ू ना भाई। जी बेटा, ओ सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बचा लिया आपने। अब ठीक है, अब सही है, यही कह रहे थे ना। थैंक यू फॉर द करेक्शन। हाँ जी बच्चे, कौन मतलब किस चैप्टर का क्वेश्चन था बेटा? अच्छा, किस टॉपिक से था? अच्छा, मैं एक बार, अगर आज का लेक्चर खत्म हो गया, टाइम बचाएगा तो मैं ले लूंगा आपका डाउट, ठीक है? ओके, अगर टाइम बचा लास्ट में तो मैं ले लूंगा। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखना इस कैटेगरी का है, और इस पे जरूर लिख देना, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करें ना आप इस पे जरूर लिख देना, ये ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी कैटेगरी का आएगा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिख देना कि हाँ ये क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, है ना। इसलिए मैं इसको समझाता हूं, आपको पहले रीड करना है इसको, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये थोड़ा सा बायो को भी रिलेट कर रहा है, फिजिक्स को भी रिलेट कर रहा है, तो आप लोगों के लिए ही बनाया गया ये स्पेशल क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको क्या बता रहा है, जो ह्यूमन हार्ट है, यानी कि अपना दिल है ना, जो धड़कता है, ये भी एक मशीन है, इसके अंदर भी एनर्जी है, इसके अंदर भी पावर है, ये भी एक मशीन की तरह काम करता है भाई। आपको पता है ना ह्यूमन हार्ट का फंक्शन क्या है? मैं पूछूंगा तो बायो के सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन आप कर लोगे ह्यूमन हार्ट का काम क्या है ना। ब्लड को पंप तो करता है, ये इतना पता है, बस मेरे को तो इतना ही आता है, आपको तो मुझसे ज्यादा आता होगा। तो ह्यूमन हार्ट ब्लड को पंप करता है, ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, ऑर्गन्स से लेके भी आता है, यानी कि उसके अंदर एनर्जी तो है ना, पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, उसको बार बार ऐसे पंप करना है तो उसको एनर्जी चाहिए ना। तो वो वही कह रहा है, वो कह रहा है द ह्यूमन हार्ट डिस्चार्जेस 80 ml ऑफ ब्लड, है ना। कितना ml ऑफ ब्लड बोलो? 80 ml ऑफ ब्लड एट ईच बीट अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 0.1 m ऑफ Hg। अब इस क्वेश्चन में ना इतनी टेक्निकल टर्म है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको समझ लेना, ये अपनी कैटेगरी का सवाल है ना। मैं एक एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना चाहिए ये क्या है, कौन बताएगा, किसी को पता है ये क्या है? 0.1 m ऑफ Hg, ये क्या होता है, ये क्या है? दिस इज अ प्रेशर, लिखा भी भाई, ये क्या है हमारा प्रेशर। सर ये कैसा प्रेशर है? ये प्रेशर हमें कितना दिया है, थोड़ा ध्यान से देखना पहले। यहाँ प्रेशर हमें दिया है 0.1 m ऑफ Hg। Hg जानते हो क्या होता है? ये तो केमिस्ट्री में सुना होगा। Hg क्या होता है, कोई बताएगा? Hg मरकरी है यार, मर्क्यूरी का सिंबल है, मर्क्यूरी हमारा, है ना। तो ये तो मर्क्यूरी है ना, ये क्या है हमारा मर्क्यूरी। तो उसने ना हमें ये प्रेशर की है, ये प्रेशर मेजर करने का तरीका है, बट इसको ऐसे ही नहीं लिख देते, इसको लिखने का एक तरीका है। अगर इससे मुझे ऐसा ही सिस्टम में प्रेशर निकालना है तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, उस फॉर्मूले को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो ये जो मेथड है, मैं आपको एक बार जब मैं
एक चैप्टर आएगा हाइड्रोस्टैटिक्स या हाइड्रोडायनेमिक्स, उसमें भी बताऊंगा, ठीक है ना। पर फिर भी इस क्वेश्चन को मैं एक बार यहां डिस्कस करूंगा। ऐसे में जब भी ऐसा प्रेशर निकालने के लिए आए तो प्रेशर का फॉर्मूला आप याद रखोगे, रो जी एच, याद रखोगे, रो जी एच। रो का मतलब डेंसिटी, रो का मतलब बोलो डेंसिटी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच का मतलब हाइट, एच का मतलब क्या है, हाइट। तो यहां आपको एक्चुअली जब ये लिख के देता है ना 0.1 m ऑफ एच जी, इसका मतलब है कि 0.1 m तो हमारा क्या है, 0.1 m क्या है हमारा, बोलो, दिस इज नथिंग बट दिस इज माई हाइट, दिस इज माई हाइट। ये क्या है हमारा, बोलो, ये मेरी हाइट, ठीक है ना। सो अब अगर आप प्रेशर निकालना चाहते हो तो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी ये आपको क्वेश्चन में दे दी उसने, कितनी दे दी बोलो, 13.6। जी की जगह आप क्या डालोगे, 10, और हाइट की जगह आप डालोगे 0.1। कितना आया जरा इनको मल्टीप्लाई करके बता सकते हो मुझे, कितना आ गया इसको मल्टीप्लाई करके, 13.6 है ना, कितना आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, 13.6, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको आप पास्कल भी कहते हो। अभी के लिए इतना रहने दो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जी बेटा, सर वहां पर 13.6 into 10 to the power 3 with the block। हाँ ये भी लेना है, ठीक है ना, ये भी लेना है, यानी कि हमें पूरा लेना है। सर हमने मिस कर दिया 10 की पावर 3, थैंक यू फॉर द करेक्शन। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 10 की पावर 3 भी लेना पड़ेगा, यानी कि आंसर क्या आएगा, 13.6 इंटू 10 की पावर 3। यूनिट क्या थी बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर द करेक्शन, हो जाता है कभी कभी लिखते लिखते दिखता नहीं है। तो ये हो गया हमारा, बताओ अब ठीक है, यहां से प्रेशर क्लियर है सभी को, जल्दी से बताओ। यहां से प्रेशर में किसी को डाउट हो भी पूछ सकता है प्रेशर में, यार मैंने बता दिया वैसे कि जब भी प्रेशर ऐसे दिया जाए ना, एक हाइट देगा आपको और लिखेगा ऑफ एच जी, मतलब इतनी हाइट मर्क्यूरी की। जब भी बोले प्रेशर इतनी हाइट है मर्क्यूरी की, तो आपको इस फॉर्मूले में डाल देना है, रो जी एच, रो डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच अपनी हाइट है। उसके बाद अब बस इसमें सब्स्टिट्यूट करके निकाल लो। तो ये सबको समझ में आ गया, ये प्रेशर है। पर सर प्रेशर का करें क्या, हमें और क्या दिया है, चलो सोचो, प्रेशर तो हो गया पर हमें और दिया क्या है, ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है, ये किसकी यूनिट है, एमएल। एमएल क्या होता है, एमएल क्या होता है, वॉल्यूम। सर ये तो वॉल्यूम है ना सर, इतना तो हम जानते हैं, इतने नादान हम नहीं है, 80 ml। बट इसको क्या हमें ऐसा यूनिट में नहीं करना चाहिए, कोई कन्वर्जन जानता है ऐसा यूनिट में कैसे लिखते हैं, 80 ml में कितने कितने मीटर क्यूब होंगे, कोई जानता है, जानते हो कितना, जानते हो, बताओ बताओ, 10 की पावर, ओके। कन्वर्जन अगर नहीं भी पता तो कुछ कन्वर्जन में आपको छोटे छोटे बता सकता हूं। आप याद रखना 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं बच्चों, 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में आप याद रख सकते हो, 1 लीटर में 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होंगे। और 1 ml की अगर बात करी जाए, इसमें 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होंगे। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो या फिर समझना, मैंने पूरा समझा भी दिया। तो 80 इंटू 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। बताओ ये वॉल्यूम सबको समझ में आई है, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट किया बेटा, एमएल से मीटर क्यूब में लिखने की जरूरत है क्योंकि सब कुछ एसआई सिस्टम से सॉल्व होगा। बताओ ठीक है ना, ये थोड़ा सा कन्वर्जन है, आप लोगों के लिए नया हो सकता है बट पहली बार तो पढ़ना ही पड़ता है ना कोई भी चीज को। ओके आगे, अब जरूरी बात नोट कर लेना, अब जरूरी बात आप याद रखना, एनर्जी निकालने का एक और तरीका है, एनर्जी निकालने का एक नया तरीका दिखाता हूं। इससे पहले आपने पढ़ा था वर्क डन का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसी वर्क डन का या एनर्जी का एक फॉर्मूला और है, जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दी जाए आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये भी एनर्जी ही देगा आपको, याद रखना। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, आपको वहां पढ़ाया जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये भी हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है। प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ये भी क्या होती है हमारी, बोलो, एनर्जी ही होती है। तो यहां से अगर हम एनर्जी की बात करें, दिस इज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब क्या हम यहां से एनर्जी निकाल लेंगे बेटा, जल्दी से बताओ, क्या एनर्जी निकल जाएगी हमारी, क्योंकि हमने प्रेशर निकाल लिया 13.6 है ना, इंटू 10 की पावर 3, और वॉल्यूम भी निकाल लिया, कितना बेटा, 80 इंटू 10 की पावर -6, ये आ गया। सो एक बार अगर आपकी एनर्जी आ गई तो क्या पावर निकालनी आसान है,
क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है बोलो, पावर होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है बोलो, पावर होता है। बात समझ में आती है आप लोगों को? ये पक्का बता रहे हो, सही है ना, ये बात क्लियर है ना? एनर्जी निकाल ली, टाइम से डिवाइड करो वो। बट अब इस क्वेश्चन में हमें और भी कुछ दिया, अब आप ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में दिया है कि हर एक बीट में इतनी एनर्जी डेवलप होती है। दिस इज एनर्जी पर बीट। ये क्या है बोलो, इतनी एनर्जी हर एक बीट में डेवलप होती है। हर एक बीट में इतनी एनर्जी डेवलप होती है। बट अब हमारे क्वेश्चन में हमारी जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी टाइम धड़कता है, वो क्वेश्चन में दिया है। बताओगे पढ़ के? आप तो जानते हो कितना दिया। वैसे 72 होता है, पर क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में कितना दिया है? 75। तो हमारे हिसाब से वो तो स्टैंडर्ड हो गया, चलो 75 बीट्स पर मिनट। तो 1 सेकंड में कितनी बीट हो जाएंगी? इन 1 सेकंड बता सकते हो? इन 1 सेकंड, ठीक है, बताओ मुझे, इन 1 सेकंड कितनी बीट होंगी? 60 से डिवाइड कर दो बेटा। अगर 1 मिनट में कोई चीज 75 बार हो रही है यार, अगर 1 मिनट में कोई चीज 75 टाइम्स हो रही है तो 1 सेकंड में क्या होगा? क्योंकि वो एक्चुअली 60 सेकंड में 75 टाइम्स हो रही है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? जल्दी से बोलो। 75/60 है ना? इतनी बीट्स होंगी हर एक सेकंड में। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप होगा प्रेशर निकालना, दूसरा स्टेप होगा वॉल्यूम निकालना, तीसरा स्टेप होगा एनर्जी निकालना पर बीट, चौथा स्टेप होगा 1 सेकंड में कितनी बीट है, और पांचवा और आखिरी स्टेप, अगर आपको अब यहां से पावर निकालनी है तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जो भी अभी आपने ऊपर निकाला था 13.6 इंटू ये 10 की पावर कितना हो जाएगा बोलो? -3 इंटू 80 इंटू 75/60, यानी कि 1 सेकंड में इतनी बीट्स हो रही है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना? दिस बीट्स पर सेकंड ये हमें जानते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, चेक करना क्या आंसर आएगा, मुझे बताना बाद में। 1 मिनट, थोड़ा सा तेज बोलना बच्चे। 10 टू द पावर ये नीचे 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 पावर इज इक्वल टू 10 गायब है उसमें। अच्छा, वो 10 नहीं लिखा मैंने, ये कह रहे हो? हाँ, 10 की पावर। ओके, 1 सेकेंड। दिख रहा है ना आपको? पता चल गया ना ये 10 की पावर में ही होगा एक्चुअली, है ना? ठीक है। क्या पांचों स्टेप याद रहेंगे? पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप वॉल्यूम को कैलकुलेट करना एसआई यूनिट में, तीसरा स्टेप एनर्जी को प्रेशर इनटू वॉल्यूम लिखना, चौथा स्टेप हमें निकालना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितनी बीट है, पांचवा स्टेप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। अभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, लंबा है, स्टैंडर्ड है। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? थोड़ा सा तेज बोलना बेटा। आ सकता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक जगह एग्जांपल में, है ना? तो स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने बोला ना स्टैंडर्ड, वरना मैं कराता ही नहीं, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। वैसे पता है ये क्वेश्चन अगर आपने हाइड्रोस्टैटिक पढ़ा होता उसके बाद इजी लगता, क्योंकि वहां कुछ चीजें आप पढ़ चुके होते, प्रेशर इनटू वॉल्यूम आप जानते होते, है ना? तो ये क्वेश्चन उसको मिला के बनाया जाता है वैसे, बट फिर भी क्योंकि अभी आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा तो आप कहोगे सर ये आया नहीं समझ, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। जी बेटा। हाँ जी बेटा। नहीं 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 नहीं, क्योंकि एक्चुअली इसकी यूनिट क्या है, जो यहाँ 70/60 लिख रहे हैं, इसकी यूनिट पर सेकंड है ना? इसकी यूनिट क्या है सोचो? पर सेकंड। आप करके देखो ध्यान से, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बीट से बीट कट जाएगा और आ जाएगा जूल पर सेकंड आंसर। ये इतना जूल पर बीट है, दिस इज जूल पर बीट। आप देखो इसकी यूनिट क्या आ गई, इतना जूल पर बीट। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? बीट पर सेकंड। तो बीट से बीट कट जाएगा और यूनिट बनेगी जूल पर सेकंड, यानी कि ये वॉट आ जाएगा। करके देख लो चाहे, ठीक है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है क्या? यस सर। है ना? ये आप चेक करना है, इसका ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है। ओके, मेरे ख्याल से मॉड्यूल में जहां ये क्वेश्चन आपको शायद मॉड्यूल में है आपके, तो वहां शायद ये एमएम दिया होगा, तो उसको चेंज कर लेना, ये मीटर एमएम नहीं है, ठीक है? एमएम करोगे तो आंसर मैच ही नहीं करेगा। बढ़ जाऊं आगे? बच्चा पार्टी आगे बढ़ रहे हैं अब हम, ठीक है ना? इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये मैंने एक एक स्टेप समझा दिया।
ठीक है, मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी मजेदार। अ बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest to v1 in time t1 as a function of time. The instantaneous power delivered to the body. ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। हाँ जी बेटा, आंसर बोलो। ऑप्शन डी। कैसे किया? चलाक हो, पर अच्छी बात है, डायमेंशन से भी आना चाहिए। डायमेंशन से तो आ ही जाएगा, है ना। सभी की डायमेंशन अलग है, चारों ऑप्शंस की डायमेंशन अलग है, तो डायमेंशनली तो ये दिख ही रहा है। बट और भी कैसे कर सकते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, पावर क्या होता है बच्चों, जल्दी से बोलो, पावर क्या होता है? एफ डॉट वी या फिर एफ वी लिख सकते हैं। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी लिख सकते हैं। यस सर। अब क्वेश्चन में बहुत, हाँ जी बेटा, ऑप्शन डी आ रहा है बेटा, फोर्थ। अब देखो इसके बाद एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, देखो उसने क्वेश्चन में पढ़ो पहले, बहुत ध्यान से पढ़ना। इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो क्या मैं एक्सेलरेशन को ये नहीं लिख सकता चेंज इन वेलोसिटी यानी कि v1 बाई टी, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो हो गया ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन तो सिंपली मेरा v1 बाई टी हो गया। एक्सेलरेशन मेरा कितना आ गया यहां से? v1 बाई टी। तो a की जगह मैं v1 बाई टी लिख सकता हूं। तो आप बोलोगे सर a की जगह हम लिख सकते हैं v1 बाई टी, लिख सकते हैं, है ना। और उसने बोला है द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी एट टाइम t। किसी टाइम t पे आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? आपको पता है इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी? u जीरो है, एक्सेलरेशन अभी आपने देखा है v1 बाई टी है, और टाइम हो गया t। तो हमारी वेलोसिटी बन जाएगी v1 बाई टी इंटू v1 बाई t1, सॉरी ये टाइम हमें दे रखा था t1, तो v1 बाई t1 इंटू टी। देखो ना, ये हमें टाइम दे रखा था v1 वेलोसिटी इन टाइम t1, तो पहले मैंने एक्सेलरेशन निकाला, वो आ गया v1 बाई t1, और फिर वेलोसिटी निकाल रहा हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी में u जीरो है, ये बन जाएगा v1 बाई t1 इंटू टी, क्योंकि a की जगह मैंने ये डाल दिया। तो अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, ये आ जाएगा v1 बाई t1 इंटू टी, यानी कि m v1 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू टी। जी बेटा, दोबारा बताऊं? ओके, सुनो 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 बेटा, देखो इस क्वेश्चन में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दे रखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ो। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आपको पता है ना, आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v1 बाई टी1, लिख सकते हो। बोलो कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय जो भी टाइम है। तो आपने बोला फाइनल वेलोसिटी सर हमारी v1 है, क्वेश्चन में ही दिया है, और टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कितना लग रहा है? t1। तो a को मैं लिख सकता हूँ v1 बाई t1, लिख सकता हूँ ना। अब आपको जो पावर निकालनी है वो इंस्टेंटेनियस है, मतलब आपको फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट लेना है वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे लेना है, किसी टाइम t पे क्या वेलोसिटी होगी, तो मैंने वही निकालने की कोशिश की। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से मैं निकाल सकता हूं कि मेरी वेलोसिटी t टाइम पे कितनी होगी। तो u को मैंने 0 डाला, और एक्सेलरेशन ऊपर निकाला था v1 बाई t1 डाला इंटू टी। अब बस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, a की जगह v1 बाई t1, v की जगह v1 बाई t1 इंटू टी, आ गया आंसर, ऑप्शन फोर्थ। चाहो तो आप डायमेंशनली वेरीफाई कर सकते हो, सिर्फ इसी की डायमेंशन पावर वाली है। ठीक है, और किसी की डायमेंशन आएगी भी नहीं पावर की, आप चेक कर सकते हो, डायमेंशनली भी चेक करना है आपको। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या है, पहले इसको एक बार रीड करते हैं। An electric motor is used to fill an overhead tank of capacity 10 meter cube capped at a height 20 meter above the ground. If pump takes 6 minutes to fill the tank by consuming 20 kilowatt power, the efficiency of the pump. तो मैं इस क्वेश्चन को पहले आपको समझाता हूं, क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऊपर एक टैंक है, समझना सभी बच्चे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऊपर एक टैंक है जिसको हमें भरना है। कितनी हाइट पे, जल्दी से बोलो, कितनी हाइट पे है? 20 मीटर पे, ठीक है ना। सो हम पानी को ऊपर उठा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस बॉटल का मास m है, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं h हाइट पे, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ता है? सोचो, याद है ना, ग्रेविटी कितना वर्क डन करती है? mgh। तो यहां भी ये कंसेप्ट हर बार लगेगा कि आपको मिनिमम एनर्जी किसी को लिफ्ट करने के लिए कितनी चाहिए, बोलो mgh। क्या ये बात याद रहेगी या भूल जाओगे? याद रहेगी ना, कितना?
mgh। तो आप याद रखना कि सर ने बताया था यहां हम पानी को उठा के ऊपर की तरफ रख रहे हैं, इस टैंक के अंदर डाल रहे हैं। अब टैंक की कैपेसिटी कितनी है बताओ, टैंक की वॉल्यूम कितनी है बताओ, जल्दी से बोलो, कितनी वॉल्यूम दे रखी है क्वेश्चन में, बोलो 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 बोलो। वॉल्यूम दे रखी है 10 मीटर क्यूब। सर वॉल्यूम क्यों दी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मास नहीं दिया। देखो कहीं भी क्वेश्चन में हमें पानी का मास नहीं दिया, तो पानी का जब हम मास निकालना चाहते हैं तो मास आपको पता है क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जानते हो ना। और डेंसिटी वाटर की पता है आपको, जानते होगे यार, अब तो आपने सुनी होगी। वाटर की डेंसिटी नहीं याद तो आप लिख लेना, क्वेश्चन में वैसे दे देगा बट नहीं दी है जैसे, तो आपको याद रखनी है 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। तो आप यहां से आप क्या निकाल सकते हो, पानी का मास यानी कि डेंसिटी है 10 की पावर 3 और वॉल्यूम भी कितनी है आपकी 10, तो यानी कि हो जाएगा 10 की पावर 4 kg। ये पानी का मास निकालने के लिए किया, बस इतना सा याद रखोगे बेटा। क्वेश्चन में डायरेक्ट पानी का मास नहीं दिया तो आपने ऐसे निकाल लिया। अब आपको पता है कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ऊपर ले जाने में, जल्दी से बताओ कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ऊपर ले जाने में, जल्दी से बोलो। अभी मैंने बताया था कितनी, mgh। m की जगह क्या डालेंगे 10 की पावर 4, g की जगह क्या डाल देंगे यहाँ 10 और h की जगह कितना डाल देंगे 20। तो कितना आ गया 20 इंटू 10 की पावर 5 जूल्स। इतनी आपने क्या करी बोलो, एनर्जी इतनी देनी पड़ेगी इसको ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है ना, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी इसको ऊपर ले जाने के लिए। अब मुझे पावर का फॉर्मूला बताएगा कोई, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, बोलो सही है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ओके, हाइट 20 ही दी थी ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 20 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना है बच्चों, टाइम कितना है बोलो 6 मिनट्स, यानी कि 6 इंटू 60 सेकेंड्स यानी कि 360 सेकेंड्स लिख सकता हूं ना। सब कुछ ऐसा यूनिट में करता हूं मैं, और आपको भी ऐसा यूनिट में करना चाहिए। क्या यही आ जाएगा बोलो, ये पावर आ जाएगी, ये हमारी क्या आ गई पावर, ठीक है ना। इसको हम याद रखेंगे, ये मेरी पावर है और इस पावर को हम बोलेंगे, ये जो भी मेरी पावर है इसको मैं बोलूंगा दिस इज माय आउटपुट पावर। इतनी पावर मुझे देनी है तो इसको हम अपना आउटपुट कहेंगे। इस पावर को क्या बोलेंगे, आउटपुट पावर। जितनी पावर आपको यहां नजर आ रही है ना, इस पावर का एक नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं बोलो, आउटपुट पावर। याद रखोगे, क्या याद रखोगे, आउटपुट पावर। और अब एक नई चीज यहां इंट्रोड्यूस मैं करने जा रहा हूं, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है ना। इसको मैं इस सिंबल से लिखूंगा, ये है मेरी एफिशिएंसी। और फॉर्मूला है यार इसका, एक सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आप लोगों का जितना भी आउटपुट पावर है डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मेरी एफिशिएंसी परसेंटेज में आ जाती है, मल्टीप्लाई बाय 100, देख सकते हो। ओके, सो अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन में आपको ये जो पावर दी है ना, ये हमें दे रखी है, ये मुझे हमेशा ये क्या दे रखी है, ये मेरी इनपुट पावर है क्वेश्चन में, ये मेरी इनपुट पावर है, क्योंकि आउटपुट पावर तो आपने यहां से कैलकुलेट की है। तो ये मेरी आउटपुट पावर हो गई, और क्वेश्चन में जो हमें दे रखी है उसने बोल रखा है ये 20 किलोवाट पावर का इस्तेमाल करता है, तो ये मेरी कैसी हो जाएगी, इनपुट पावर। तो बस आपको क्या करना है, आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। क्या आप ये आगे कर सकते हो, बताओ। दोबारा से रिपीट करूं, ब्रीफ दे रहा हूं, मेरे को सुन लो फिर आप नोट कर लेना। मतलब क्वेश्चन में हमें देगा पानी को उठा के ऊपर ले जाना है, तो कैसे करेंगे, mgh, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, पावर आ जाएगा। दिक्कत ये आएगी सर m नहीं पता, तो m के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वाटर की डेंसिटी अपने को पता है, या तो क्वेश्चन में दे देगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, हम एनर्जी को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा पावर, और वो जो पावर होता है वो क्या होता है, आउटपुट पावर। और इनपुट पावर क्वेश्चन में यहां दिया है कि उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया कि टैंक कितनी पावर कंज्यूम करता है, तो ये हमारी कौन सी पावर हो गई, इनपुट। तो एफिशिएंसी के लिए आउटपुट बाय इनपुट इनटू 100, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, इसको आप लिख लो। हाँ जी बेटा, जी बेटा, हाँ जी मेरी आज ही क्लास है, हाँ जी बेटा। मजा आ गया सर, ऐसे ही रोज ढेर सारे क्वेश्चन लाया करूँ, अब मैं कोशिश करूंगा ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, ओके,
ठीक है बेटा, क्लास है दूसरी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, अब दूसरी क्लास है, टीचर खड़े हैं, है ना, मैं कल बात करूंगा आपसे, ठीक है? ठीक है, ओके ओके बच्चों। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? सर आप अभी कोई बोले कि आपका आखिरी क्लास है? नहीं, मैं ये कह रहा था ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं एक आध क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा पावर का और सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर और अच्छे से पढ़ते रहो, खूब तरक्की करो, बाय एवरीवन।